सू होंग के पास एक सिस्टम था जो उसकी लर्निंग स्पीड को बिल्कुल एब्सर्ड बना देता था। सी रैंक मार्शल आर्ट सीखने में उसे सिर्फ 1 सेकंड लगता था, मास्टर लेवल के लिए 2 सेकंड्स और एस रैंक परफेक्ट टेक्निक्स के लिए बस 3 सेकंड्स। ट्रेनिंग ग्राउंड पर दो स्टूडेंट्स के बीच स्पार चल रहा था। एक पंच जोर से लगा और जो पंच खाया था उसने सांस खींचते हुए कंप्लेन किया, भाई ये तो सच में बहुत दर्द कर रहा है। फिर वो हंसी में बोला कि सू होंग का वज्रा फिस्ट फिर से इंप्रूव हो गया है और शायद वो माइक्रो लेवल में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। सू होंग बिल्कुल शांत रहा और कैजुअली बोला कि वो माइक्रो लेवल में 2 दिन पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका था। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स के लेवल्स थे: बेसिक, प्रोफिशिएंट, माइक्रो लेवल, मास्टर्ड और परफेक्ट। माइक्रो लेवल तक पहुंचना ही किसी को अपने पीयर से काफी आगे ले जाता था। दूसरा स्टूडेंट इंप्रेस्ड हुए बिना रह नहीं पाया। उसने बोला कि सिर्फ वज्रा फिस्ट के बेस पर ही क्लास में कोई सू होंग का मैच नहीं था। फिर उसने पूछा कि क्या रेस्ट खत्म हो गया है ताकि प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकें। लेकिन जो पंच लगा था उसका दर्द अभी तक जा नहीं रहा था। वो दोबारा मार खाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। सू होंग को कल्टीवेशन मेनियाक बोलकर उसने हाथ हिला दिया और बोला कि वो घर जाकर खाना खाएगा। जाते हुए उसने पोलाइटली टीचर ली को गुड बाय बोला। टीचर ली ने उसे याद दिलाया कि कपड़े सीधे करके जाए। फिर टीचर ली ने सू होंग को रोका और पूछा कि उसने अभी तक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की 30,000 रजिस्ट्रेशन फी क्यों नहीं भरी। एप्लीकेशंस अगले महीने क्लोज हो रही थीं। सू होंग थोड़ा हेजिटेट हुआ और बोला कि क्या उसे कुछ दिन और मिल सकते हैं। टीचर ली ने साय किया। उन्हें फैमिली सिचुएशन समझ आती थी, लेकिन रूल्स होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते थे। सबके जाने के बाद सू होंग वहीं रुक गया और अकेला प्रैक्टिस करता रहा। कितनी भी बार फॉर्म्स रिपीट करे, उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था: 30,000 की फी। उसकी यादें पीछे चली गईं। जब वो सिर्फ 3 साल का था, एक फिरोशियस बीस्ट डिजास्टर में उसके पेरेंट्स मर गए थे। तब से वो अपने अंकल आंट के साथ रह रहा था। जब उन्हें सू होंग का मार्शल आर्ट्स टैलेंट पता चला, उन्होंने पूरी कोशिश की उसकी ट्रेनिंग सपोर्ट करने की। इस एरा में जहां फिरोशियस बीस्ट्स खुलेआम घूम रहे थे, मार्शल आर्टिस्ट्स अच्छा पैसा कमा सकते थे। सू होंग ने ट्रेनिंग इसीलिए की थी ताकि अपने अंकल आंट को बेटर लाइफ दे सके। लेकिन अब लग रहा था कि वो उनकी जिंदगी और मुश्किल बना रहा है। शाम को वो अपने छोटे से पुराने घर लौटा। चुपचाप पूछा कि रेंट का टाइम आ गया है क्या और कितना पैसा कम पड़ रहा है। उसके अंकल ने पहले जवाब दिया, रेंट रुक सकता है, लेकिन लिटिल होंग की रजिस्ट्रेशन फी पहले भरी जाएगी। उसकी आंट ने भी कहा कि इतना टैलेंट होने के बाद सू होंग जरूर एक दिन सक्सेसफुल होगा और वो उसे रोक नहीं सकते। फिर ऑलमोस्ट कैजुअली उसने बोला कि वो अपनी मेडिसिन लेना बंद कर देगी, वैसे भी क्योर नहीं हो रही और पैसे बच जाएंगे। अंकल तुरंत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि वो एक और जॉब कर लेंगे, आंट को घर पर रहकर आराम करना चाहिए और अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। छुपकर ये सब सुनते हुए सू होंग के सीने में अजीब सी टाइटनेस आ गई। उसे लगा जैसे ये दुनिया ही गलत हो, एक स्टूपिड ट्विस्टेड वर्ल्ड जहां सिर्फ टैलेंट काफी नहीं था, पैसा भी चाहिए होता था। अगर वो पैसा कमाने में अच्छा होता तो शायद मार्शल आर्ट्स में इतना टैलेंटेड होता ही नहीं। जितना ज्यादा वो सोचता, उतनी ही दुनिया पागल लगने लगती। खुद को संभालते हुए उसने दरवाजा खोला और बोला कि वो आ गया है। उसकी आंट, जो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी, तुरंत फंस करने लगी। इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों की, थक गए होंगे। सू होंग ने काम संभालना चाहा, लेकिन आंट ने मना कर दिया और बोला कि वो रेस्ट करें। अंकल ने भी सपोर्ट किया। मजबूरन सू होंग अपने रूम में चला गया, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके अंकल आंट पहले ही बहुत सैक्रिफाइस कर चुके थे, अब वो और बर्डन नहीं बन सकता था। इस बार प्रॉब्लम उसे खुद सॉल्व करनी थी। मार्शल आर्टिस्ट के लिए कुछ ही दिन में टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमाने की सिर्फ एक जगह थी: अंडरग्राउंड मार्शल अरीना। अगली सुबह स्ट्रीट्स में लाउड अनाउंसमेंट गूंज उठा। ऑडियंस को वेलकम किया गया मार्शल अप्रेंटिस अरीना चैलेंज में, जहां सिर्फ जीत या हार मैटर करती थी, जिंदगी या मौत का कोई फर्क नहीं। अनाउंसर ने आज के रिंग डिफेंडर का नाम अनाउंस किया, मिस्टर मिनोटॉर। अगर उसने लगातार 4 मैचेस जीत लिए तो सीधा 60,000 प्राइज मनी, वरना कुछ भी नहीं। क्राउड में विस्पर्स शुरू हो गईं। कोई उसे जानता नहीं था। कुछ लोग बोले रुकी होगा, कुछ हंस के बोले सीधा अरीना चैलेंज में घुसना मतलब मौत को इनवाइट करना। साइड में अनाउंसर ने मिनोटॉर को कहा कि थोड़ा पैशन दिखाओ, क्राउड को प्रवोक करो। मिनोटॉर कंफ्यूज था, कैसे? अनाउंसर ने साय करते हुए कहा, गाली दो, क्राउड को भड़काओ।
समझ आते ही मिनोटॉर ने जोर से रॉर किया और चिल्लाया कि मार्शल आर्ट लेवल से नीचे कोई भी उसका मैच नहीं है। सारे वीकलिंग्स को चैलेंज दिया। क्राउड तुरंत एक्सप्लोड हो गया। कोई गाली दे रहा था, कोई उसकी गट्स की तारीफ कर रहा था। एटमॉस्फेयर बिल्कुल गर्म हो गया। मैच स्टार्ट हुआ। मास्क के पीछे सू होंग बिल्कुल काम था। अंडरग्राउंड अरीना की किलिंग एनर्जी उसे क्लियरली फील हो रही थी। लेकिन ये ट्यूशन के पैसे इकट्ठा करने का फास्टेस्ट तरीका था। पहला ओपोनेंट आया। एरोगेंस दिखाते हुए बोला कि वो थोड़ा खेल लेगा। सू होंग ने सिर्फ एक नजर डाली। मोमेंटम स्ट्रांग था लेकिन फुटिंग वीक थी। ओपोनेंट ने गाली देकर पंच मारा। सू होंग ने साइड स्टेप किया और कैजुअली एक पंच मारा। स्ट्राइक सीधा जॉ पर लगा और बंदा सीधा पीछे उड़ गया। अनाउंसर खुद कंट्रोल खो बैठी। हंसते हुए माइक पर चिल्लाई, मिनोटॉर का पहला विन। क्राउड पागल हो गया। दूसरा चैलेंजर आया। बोला पहला बंदा बस अनलकी था, इस बार अलग होगा। सू होंग ने सिर्फ प्लीज कहा। परफेक्ट टेस्ट था वज्रा फिस्ट की पावर का। पंच आया। सू होंग ने सीधा सामने से वज्रा फिस्ट से तोड़ दिया। अपोनेंट शॉक में चिल्लाया। एक काउंटर के बाद उसका बैलेंस टूट गया और सू होंग ने एक ब्रूटल किक मारकर उसे स्टेज से बाहर फेंक दिया। अरीना फिर से एक्सप्लोड हो गया। अनाउंसर ने सेकंड कंसेक्यूटिव विन डिक्लेयर कर दी। कुछ वेल ड्रेस्ड लोग साइड से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनमें से एक बोला, ये लड़का क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी स्ट्रेंथ अब नॉर्मल है। तीसरे विन के बाद उनमें से एक ने कहा, यह लड़का बेस्ट नहीं है लेकिन वर्स्ट से काफी ऊपर है, मैच फिक्सिंग के लिए परफेक्ट। एक मास्क्ड यंग मैन बोला, मैं हैंडल कर लूंगा। उसे याद दिलाया गया कि मार्शल आर्टिस्ट ब्रेक थ्रू रिवील नहीं होना चाहिए। 3 विन के बाद सू होंग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऑर्डिनरी मार्शल अप्रेंटिसेस अब चैलेंज नहीं रहे थे। एक और विन और 60,000 उसके होंगे। तभी क्राउड अचानक स्टर हो गया। तब अचानक क्राउड से चीखने की आवाजें आने लगी। व्हाइट फॉक्स रिंग में उतर रहा है। जैसे ही मास्क्ड फाइटर सामने आया, पूरी अरीना फट सी गई। क्या व्हाइट फॉक्स? कह रहे हैं ये क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट है। कुछ लोग तुरंत प्रोटेस्ट करने लगे। क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट का मार्शल अप्रेंटिस से लड़ना चीटिंग है। ये सुनते ही सू होंग का दिल थोड़ा सा डूब गया। क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट, ये फाइट बिल्कुल आसान नहीं होने वाली थी। फिर भी पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। अब हारने का ऑप्शन ही नहीं था। व्हाइट फॉक्स उसके सामने आकर रुका और शांत नजरों से उसे देखने लगा। फिर कामली बोला, डर मत, मुझे कंट्रोल करना आता है। उसी वक्त अनाउंसर की आवाज गूंज उठी। अरीना चैलेंज का फाइनल मैच डिक्लेयर किया गया और फाइट स्टार्ट करने का सिग्नल मिल गया। अगला ही सेकंड दोनों फाइटर्स फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ टूट पड़े। सू होंग ने तुरंत रेल्म्स का गैप महसूस कर लिया। उसकी कल्टीवेशन क्लियरली कम थी, इसीलिए उसने बिना हेजिटेट किए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग मूव यूज किया। उसका पंच आगे फूटा। हवा में विजिबल शॉक वेव्स उठने लगे। दोनों फिस्ट्स टकराते ही पूरा रिंग हिल गया। पावर इतनी ज्यादा थी कि देखने वालों की सांस अटक गई। लेकिन जैसे ही फिस्ट्स मिले, सू होंग का दिल जोर से धड़का उठा। ये पावर, कुछ गलत था। व्हाइट फॉक्स क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वो एक रियल मार्शल आर्टिस्ट था जिसने जानबूझकर अपनी वाइटैलिटी सप्रेस कर रखी थी। टेंशन की एक वेव सू होंग के जिस्म से गुजर गई। ऐसा मॉन्स्टर अचानक यहां आ जाएगा, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। व्हाइट फॉक्स ने गहरी सांस ली और फिर दोबारा अटैक किया। थंडर रश फिस्ट। एक के बाद एक स्ट्राइक्स गिरने लगे, हर पंच पिछले से ज्यादा भारी। इस लगातार असॉल्ट के नीचे सू होंग पीछे खकेला जाने लगा। हर इंपैक्ट के साथ दर्द उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। तो ये होती है रियल मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ, उसने मन ही मन सोचा। क्राउड पूरी तरह से स्टन्ड था। किसी ने टेक्निक पहचान ली और चिल्लाया, ये 3 एको थंडर रश फिस्ट है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां ऐसी टेक्निक देखने मिलेगी। सिर्फ ये सरप्राइज ही टिकट के पैसे वसूल करा रहा था। कुछ लोग सर हिलाने लगे। मिनोटॉर खत्म है। उनके लिए रिजल्ट पहले ही क्लियर था। लेकिन व्हाइट फॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके अटैक्स एक के बाद एक आ रहे थे, बिना किसी दया के प्रेशर बनाए हुए। थोड़ी देर बाद व्हाइट फॉक्स क्लियरली बोर होने लगा। उसने मिनोटॉर से कहा, सिर्फ डिफेंस करना बेकार है, फाइट बैक कर, मैं देखना चाहता हूं कि तेरी असली स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त मिनोटॉर सिर्फ ब्लॉक ही कर पा रहा था। डिफेंस के थ्रू भी पंचेज उसके जिस्म को चीर रहे थे। हर हिट के साथ दर्द और बढ़ता जा रहा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, सू होंग जानता था ये फाइट वो पक्का हार जाएगा। उसे काउंटर अटैक का एक मौका चाहिए था, लेकिन व्हाइट फॉक्स के अटैक्स इतने फास्ट और रिलेंटलेस थे कि एक भी ओपनिंग नहीं मिल रही थी। और फिर व्हाइट फॉक्स ने खुद एक ओपनिंग बना ली।
एक पंच सीधा मिनाटोर के जॉ की तरफ आया। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि वो हवा में उछल गया और जोर से ग्राउंड पर जा गिरा। जमीन पर पड़े पड़े उसकी नजर धुंधली होने लगी। कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड हो रही थी। रिकवर करने से पहले ही व्हाइट फॉक्स आगे बढ़ा और कामली बोला। उसने कहा कि इस मैच के प्राइज मनी का एक भी कॉइन मिनाटोर को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका टीचर उसे इनवाइट करने को रेडी है। अगर मिनाटोर फ्यूचर में उनके लिए मैच फिक्सिंग करे तो वो उसे इस मैच के प्राइस के बराबर पैसा देते रहेंगे। व्हाइट फॉक्स का पैर उसके चेहरे पर दबा हुआ था, फिर भी मिनाटोर ने बिना एक सेकंड सोचे मना कर दिया। उसने सीधा कहा वो कभी इतना शर्मनाक काम नहीं करेगा। व्हाइट फॉक्स थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया। उसने इतनी स्ट्रांग रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर खुद को संभालते हुए उसने वार्निंग दी, अच्छे से सोच ले क्योंकि उन्हें मना करने की कीमत वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मिनाटोर ने तुरंत पलट के पूछा, जो लोग ऐसे काम करते हैं क्या वो खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहने के लायक होते हैं? बस यही बात खत्म हो गई। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि अब और डिस्कस करने को कुछ नहीं है। जाते जाते उसने ठंडे टोन में बोला, क्योंकि मिनाटोर कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसे मजबूरन उसका फ्यूचर ही खत्म करना पड़ेगा। मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। जैसे ही व्हाइट फॉक्स ने उसकी टांग पर वार करने के लिए हाथ उठाया, वो शब्द मिनाटोर के दिमाग में गूंज उठे, मार्शल आर्टिस्ट बनना। एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन आया। लास्ट मोमेंट पर मिनाटोर ने खुद को ट्विस्ट किया और ब्लो नैरोली मिस हो गया। वो क्रिपल नहीं हो सकता था। अपनी पूरी ताकत जोड़कर वो फिर से खड़ा हो गया। मिनाटोर वापस फाइट में आ गया। व्हाइट फॉक्स सरप्राइज से उसे घूरने लगा। मिनाटोर ने खुद को स्टेडी किया, आंखों में आग थी। वो यहां नहीं गिर सकता था, कभी नहीं। उसके अंदर कुछ टूट सा गया और एक सेकेंड विंड उसके इंजर्ड बॉडी में दौड़ गई। व्हाइट फॉक्स अपना शॉक छुपा नहीं पाया। उसने पहले ही थंडर रश फिस्ट लैंड किया था, फिर भी ये बंदा खड़ा था। पर सू होंग के दिल में क्लैरिटी थी। उसे मार्शल आर्टिस्ट बनना था। वो अपने अंकल और आंट के सालों के सैक्रिफाइसेस को वेस्ट नहीं होने दे सकता था। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि उसे मार्शल आर्टिस्ट के प्रिंसिपल्स ही छोड़ देने चाहिए? जवाब तुरंत आया, नहीं। ऐसी फ्यूचर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, उसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं थी। उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसलूसेंट स्टेटस विंडो अपीयर हुई। कोल्ड इमोशनलेस वर्ड्स पूछ रहे थे, अपने फ्यूचर और अपनी फेथ के लिए तुम क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? सू होंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, सब कुछ। विंडो ने फिर पूछा, क्या तुम सच में पूरी कीमत चुकाने को तैयार हो? मिनाटोर का जवाब वही था, एवरीथिंग। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। जमीन पर उसकी शैडो ट्विस्ट होने लगी। धीरे धीरे एक भयानक मॉन्स्टर का आउटलाइन बन गया। सू होंग हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं पता था ये जगह क्या है, और जो शैडोज के पीछे खड़ी थी वो किसी अननोन मैसिव एग्जिस्टेंस की थी। तब वो एग्जिस्टेंस बोली, ये मौका वो उसे दे रही है। एक स्ट्रेंज ऑरा सू होंग के अराउंड लपेट गई और एक और स्टेटस विंडोज के सामने आ गई जिसमें उसकी पूरी डिटेल्स थीं। नेम सू होंग, वाइटैलिटी 85, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल बॉडी, मिशन वे ऑफ द अरीना, मार्शल स्किल्स वज्र फिस्ट माइक्रो लेवल 7%, फ्लोटिंग लाइट पाम प्रोफिशिएंट 35%, वॉइड स्टेप प्रोफिशिएंट 56%, मार्शल वैल्यू 0। सू होंग डिसबिलीफ में उसे देख रहा था। क्यूरियोसिटी में उसने मिशन सेक्शन को टच किया, जैसे टच स्क्रीन हो। तुरंत एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, रैंडम मिशन वे ऑफ द अरीना। डिस्क्रिप्शन, मार्शल आर्टिस्ट बनने का रास्ता कांटों से भरा होता है। प्लेयर, यहां अपनी मार्शल आर्ट्स पॉलिश करो और बाहर की दुनिया में व्हाइट फॉक्स का सामना करो। ऑब्जेक्टिव्स, वज्र फिस्ट को मास्टर्ड लेवल तक ले जाओ, फ्लोटिंग लाइट पाम और वॉइड स्टेप को माइक्रो लेवल तक ले जाओ। रिवॉर्ड, बिगिनर्स गाइड। सोचने का टाइम भी नहीं मिला था कि एक पंच सीधा उसके चेहरे की तरफ आया। सू होंग इंस्टिंक्टिवली झुक गया। जब उसने ऊपर देखा तो फ्रीज हो गया। उसके सामने वो खुद खड़ा था, एक परफेक्ट क्लोन जो वज्रा फिस्ट को टेक्स्ट बुक लेवल प्रिसीजन के साथ यूज कर रहा था। हर मूवमेंट फ्लॉलेस था। इतना परफेक्ट एग्जाम्पल सामने हो तो चांस छोड़ना इम्पॉसिबल था। फाइट के दौरान सू होंग को रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थी। मिड फाइट उसने नोटिस किया कि उसकी वज्रा फिस्ट प्रोफिशिएंसी 7% से 10% हो चुकी थी। इंप्रूवमेंट इंसेनली फास्ट थी।
वो लगातार लड़ता रहा, सीखता रहा। प्रोफिशिएंसी बढ़ती रही, 100% तक पहुंच गई। फ्लोटिंग लाइट, पाम और वॉइड स्टेप भी फुल्ली मास्टर्ड हो गए। आखिरकार थकान ने पकड़ ली। हैवी ब्रीदिंग के साथ सू होंग ने क्लोन को नॉड किया, थैंक्स। नोटिफिकेशन आया, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स इशूड। रियलिटी में वापस जाने का ऑप्शन आया। सू होंग ने बिना हिचकिचाहे येस चूज किया। नेक्स्ट इंस्टेंट वो फिर से अरीना में था, मिनाटोर मास्क पहने, व्हाइट फॉक्स के सामने। व्हाइट फॉक्स तुरंत चार्ज किया, थंडर रश फिस्ट बरसा दिया। लेकिन इस बार मिनाटोर शांत था। टू स्लो, उसने कामली कहा। वो इजीली हर पंच डॉज करता गया। फिर एक फिस्ट सीधा व्हाइट फॉक्स के फेस पर। मास्क टूट गया। व्हाइट फॉक्स ग्राउंड पर गिर गया। अरीना बिल्कुल फ्रीज हो गया। क्राउड शॉक में थी। मिनाटोर रिंग में खड़ा था, व्हाइट फॉक्स उसके पैरों के पास पड़ा था। मिनाटोर ने कामली पूछा, 4th मैच जीत लिया है, प्राइज मनी कब मिलेगा? अनाउंसमेंट हुआ, मिनाटोर विनर था। 60,000 का ग्रैंड प्राइज उसका था। ऑडियंस में बैठा टीचर का चेहरा डार्क हो गया। वज्रा फिस्ट मास्टर्ड? ये पॉसिबल ही नहीं था। उसने तुरंत अपने लोगों को मिनाटोर को फॉलो करने का ऑर्डर दिया। अरीना छोड़ते ही सू होंग को पता चल गया कि उसे फॉलो किया जा रहा है। जैसे ही वो पास आए, उसकी स्पीड एक्सप्लोड हुई और वो उनकी आंखों से गायब हो गया। 1 घंटे बाद वो घर पहुंच चुका था। पैसे देखकर अंकल आंट शॉक हो गए। सू होंग ने कैजुअली कहा, डोजो में स्पारिंग पार्टनर का काम मिला था, मास्टर ने स्पॉन्सर कर दिया। अंकल हंसा, आंट मुस्कुराई। उनका लिटिल होंग ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा था। रात को सू होंग छत पर बैठकर चांद को देख रहा था। एक लड़का धीरे धीरे आदमी बन रहा था। फीस, रेंट, मेडिकल बिल्स सब सेट। सिस्टम इंटरफेस खोला और एक चीज पर नजर रुक गई, मार्शल वैल्यू। एक नया नोटिफिकेशन अपीयर हुआ जिसमें लिखा था कि उसने अपने से हायर लेवल अपोनेंट को डिफीट किया है और 57 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स गेन किए हैं। सिस्टम ने बताया कि मार्शल वैल्यू को वाइटैलिटी और मार्शल स्किल्स बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन साथ ही वार्निंग दी कि इसे सोच समझकर यूज करें। सू होंग ने तुरंत ट्राई करने का डिसाइड किया। जैसे ही उसने वाइटैलिटी में पॉइंट्स ऐड किए, उसके बॉडी के अंदर एक भयंकर हीट सर्ज हुआ, जैसे आग उसकी वेन्स के थ्रू दौड़ रही हो। उसने तुरंत अपने स्टैट्स चेक किए। वाइटैलिटी 90 तक पहुंच गई थी। ये लेवल ऑलरेडी एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। बिना हेजिटेशन के सू होंग ने बची हुई सारी मार्शल वैल्यू भी वाइटैलिटी में डाल दी। नंबर लगातार बढ़ता गया और हर इंक्रीज के साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ज्यादा क्लियरली फील होने लगी। उसका बॉडी पहले से ज्यादा हल्का, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा अलाइव लग रहा था। चांदनी रात के नीचे सू होंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बॉडी में सेटल होती हुई चेंजेस को महसूस किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। थोड़ा काम होने के बाद सू होंग ने खुद से कहा कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही इंप्रूव नहीं हुई थी। उसके बॉडी पर जो वुंड्स थे वो लगभग कंप्लीटली हील हो चुके थे और पूरा शरीर एंडलेस पावर से भरा हुआ लग रहा था। एनर्जी ओवरफ्लो हो रही थी और उसे अपनी करंट स्ट्रेंथ को प्रॉपरली टेस्ट करने की अर्ज हो रही थी। वो रूफटॉप्स के ऊपर से हल्की चाल के जंप करता हुआ आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसे एक परफेक्ट जगह याद आ गई, स्कूल ड्रिल ग्राउंड। वहां एक कॉम्बैट पावर टेस्टर था, वो काफी रहेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के आउटडोर ड्रिल ग्राउंड पर पहुंच गया। जगह बिल्कुल शांत थी और अंधेरे में सिर्फ एक टियर 1 कॉम्बैट पावर टेस्टर खड़ा था। अपनी ब्लेजिंग वाइटैलिटी को गैदर करते हुए सू होंग ने शोल्डर्स घुमाए और डिसाइड किया कि वो थोड़ा कंट्रोल करेगा, सिर्फ 70% स्ट्रेंथ यूज करेगा। जैसे ही उसकी फिस्ट मशीन पर लगी, एक तेज आवाज गूंजी। एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया। पंच का वेट खुद उसे भी हैवी लगा। फिर उसने देखा कुछ गलत था। टेस्टर से स्पार्क्स निकले और वो सीधा बंद हो गया। सू होंग स्टन रह गया। तुरंत उससे टेंशन होने लगी। इस मशीन की क्वालिटी तो बहुत ही बेकार निकली। क्या उससे इसके पैसे भरने पड़ेंगे? ये सोचकर कि यहां रुकना सेफ नहीं है, वो तुरंत मुड़कर निकल गया। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, कौन आधी रात को इतना शोर मचा रहा है? सू होंग ने देखने का वेट नहीं किया, वो सीधा भाग गया। थोड़ी देर बाद एक गुस्से में भरा केयरटेकर वहां पहुंचा और टूटे हुए टेस्टर को देखकर भड़क गया। गालियां देते हुए वो चिल्लाया, कौन सा हरामी ड्रिल ग्राउंड में घुसकर टेस्टर तोड़ गया? गुस्से में वो खुद से बोलता रहा कि ऐसा काम सिर्फ वो 2 ट्रबल मेकर्स चुन सान और लियो ल्यू ही कर सकते हैं। दांत पीसते हुए उसने कसम खाई कि स्कूल स्टार्ट होते ही वो दोनों को अच्छे से एजुकेट करेगा। अगली सुबह स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का जिम्नेजियम पूरी तरह से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स दीवार से दीवार तक खड़े थे और सू होंग भी भीड़ में घुला मिला हुआ था।
वेट करते हुए उसने किसी को कहते सुना कि चुनसान को पिटाई पड़ी है। ये सुनकर सूहोंग का ध्यान तुरंत चला गया। क्यूरियस होकर उसने पूछा क्या हुआ। पास खड़े एक स्टूडेंट ने कहा कि उसने सुना है कि चुनसान ने रात के टाइम आउटडोर ड्रिल ग्राउंड का कॉम्बैट पावर टेस्टर तोड़ दिया था और बाद में एडमिट करने से मना कर दिया। इसी वजह से प्रिंसिपल ने उसे ऑन द स्पॉट पनिश किया। ये सुनकर सूहोंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, मतलब किसी और ने उसकी गलती का ब्लेम ले लिया था। साथ ही उसे रिलीफ भी महसूस हुआ। अगर वो पकड़ा जाता तो वो कभी भी उस टेस्टर के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी बीच अनाउंसर की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सबको शांत रहने को कहा गया। उसने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने एक ओल्ड कॉमरेड को इनवाइट किया है, टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट चान टियोन, जो सबको एक सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाएंगे। उसने स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी कि इस मार्शल आर्ट को सीरियसली और प्रॉपरली सीखें। जिम एकदम से इरप्ट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे कि ये उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब उन्होंने टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को सामने देखा। दूसरे लोग बोल रहे थे कि सी रैंक मार्शल आर्ट्स जो बाहर के डोजोज में सिखाई जाती हैं, उनकी सिर्फ ट्यूशन फी ही लाखों में होती है। लेकिन जैसे ही सूहोंग ने नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। थंडर रश फिस्ट, ये वही मार्शल आर्ट थी जो व्हाइट फॉक्स ने अंडरग्राउंड अरीना में यूज की थी। एक पंच में 3 पंचेस जितना इम्पैक्ट। इसकी पावर अनडिनाएबल थी। बाहर की दुनिया में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी ही फॉर्चून के बराबर होती। सूहोंग के लिए ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नामुमकिन था। चान टियोन ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने सीधा अनाउंस किया कि वो टेक्निक को 10 बार स्टार्ट से एंड तक डेमोन्स्ट्रेट करेगा और कितना सीखना है वो पूरी तरह स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेगा। फिर वो आगे बढ़ा, स्टांस सेट की और जोर से चिल्लाया, थंडर रश फिस्ट। उसका पंच बिजली की तरह निकला। मोमेंटम इतना फियर्स था कि हवा कांप उठी। जिम में गरजते हुए थंडर की आवाज गूंज उठी। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ वो समझाता गया, बेसिक लेवल पर 1 थंडर साउंड होती है, प्रोफेशेंट लेवल पर 3, माइक्रो लेवल पर 5 और मास्टर्ड लेवल पर 7 साउंड्स, जो मेरी करंट रेल्म है। जैसे ही उसने डेमोन्स्ट्रेशन खत्म की, 7 लगातार थंडरस साउंड्स गूंज उठे और पूरा स्पेस वाइब्रेट करने लगा। इतनी ऑरा एक्सपेंड करने के बाद चान टियोन थोड़ी देर रुककर सांस रेगुलेट करने लगा। फिर उसने ऐड किया, परफेक्ट रेल्म पर 9 थंडर साउंड्स होती हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर एम मत करो। आज अगर बेसिक्स भी समझ आ गए वही काफी है। थोड़ी देर बाद चान टियोन ने सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने का अनाउंस किया और सबको फॉलो करने को कहा। जिम जल्दी ही स्टूडेंट्स के ऑकवर्ड बैटल क्राइज से भर गया, जब सब अपनी पूरी कोशिश से मूवमेंट्स कॉपी करने लगे। वक्त पता ही नहीं चला और आवर्स गुजर गए। एक एक करके स्टूडेंट्स थकान से गिरने लगे। कुछ बोल रहे थे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि पूरी तरह ड्रेन्ड हो चुके हैं। कुछ जिद्दी लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे थे, पूछते जा रहे थे कि किसी को ट्रिक समझ आई या नहीं, जबकि उनकी बॉडीज क्लियरली जवाब दे चुकी थी। सूहोंग के एक दोस्त ने पसीना पोंछते हुए साय लिया और बोला, सी रैंक मार्शल आर्ट सच में बहुत मुश्किल होती है। उसने इधर उधर देखा और अचानक रियलाइज किया कि सूहोंग कहीं दिख ही नहीं रहा। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया, कहीं उसने सीख तो नहीं लिया। फिर उसने सोचा, अगर सीख भी लिया तो गया कहां। तभी पास से एक्साइटेड लाफ्टर आई। कोई प्राउडली अनाउंस कर रहा था कि उसने बेसिक लेवल अचीव कर लिया। फ्रेंड ने मुड़कर देखा, चान शान खड़ा था, खुद पर काफी प्राउड। उसके मन में जेलसी की लहर उठ गई। नो वंडर सब चान शान को जीनियस बोलते हैं, आखिर इसका दिमाग बना कैसे है। प्रिंसिपल तुरंत आगे आए, चान शान को स्कूल का नंबर 1 जीनियस इंट्रोड्यूस किया और चान टियोन से पूछा कि क्या वो इसे और गाइड करना चाहेगा। स्टूडेंट्स तुरंत चान शान के आसपास जमा हो गए। तारीफें, प्रोडिजी के नारे, सब शुरू हो गया। लेकिन चान टियोन बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। उसने कैजुअली बोला, इसे जीनियस नहीं कहते, दूसरे शहरों में ये सिर्फ पास होने के बराबर है। बातचीत के साथ ग्रुप बाहर की तरफ मूव कर गया। चान टियोन प्रिंसिपल से कंप्लेन करने लगा कि ये बैच बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है और ट्रिप बेकार लग रही है। अंदर ही अंदर उसे लगा कि स्कूल ने टैलेंट से ज्यादा पैसे वाले स्टूडेंट्स पे फोकस किया है। फिर भी अपीयरेंस के लिए उसने खुद को तसल्ली दी कि कम से कम एक स्टूडेंट बेसिक लेवल तक पहुंचा था और पेमेंट तो अच्छी मिली थी। आउट लाउड उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या आप सच में एक्सपेक्ट करते हो कि यहां कोई टॉप टियर जीनियस मिलेगा। प्रिंसिपल ने साई ली और अग्री किया कि मार्शल कल्टीवेशन का रास्ता क्रूएल होता है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, टैलेंट और अपॉर्चुनिटी भी जरूरी होती है। तभी अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। दोनों एकदम फ्रीज हो गए, फिर आवाज की तरफ पलटे। 7 लगातार थंडरस साउंड्स, 7 साउंड थंडर रश फिस्ट। उनके चेहरे का रंग बदल गया।
ये कैसे हो सकता है? स्कूल में ऐसा कोई कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल तो और भी शॉक्ड था। इम्पॉसिबल, मैंने कभी ऐसे किसी स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना। तभी उसे एक और बात रियलाइज हुई। उसे उस स्टूडेंट का चेहरा भी याद नहीं आ रहा था। और फिर उसकी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। वो क्लियरली स्टूडेंट यूनिफॉर्म था। प्रिंसिपल का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता तो शायद ये लड़का इस क्लास के लिए क्वालिफाई भी नहीं करता। और सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, चान टियोन भी स्टंट था। वो अंडर हिज ब्रेथ बोला, मैंने सिर्फ आधा दिन सिखाया और कोई मास्टर्ड लेवल तक पहुंच गया। प्रिंसिपल का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या आपने गलत सुना? 9 साउंड्स? क्या सच में 9 साउंड्स थे? चान टियोन कुछ बोल ही नहीं पाया। वो चुपचाप खड़ा रहा। इमोशंस इतने ज्यादा थे कि उसे रोना आ रहा था। प्रिंसिपल की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बिना पैसे वाला स्टूडेंट इतना टेरिफाइंग टैलेंट रख सकता है। चान टियोन को ऐसे फ्रोजन देखकर प्रिंसिपल ने पूछा, क्या हुआ? चान टियोन ने गहरी सांस ली और बोला, समझ आ गया, सब कुछ अब क्लियर है। बिना और कुछ कहे उसने स्टांस सेट की और खुद एक थंडर रश फिस्ट मारा। बूम! हवा फट सी गई। 8 थंडरस साउंड्स गूंज उठे। प्रिंसिपल ऑलमोस्ट उछल ही पड़ा। 8 साउंड्स! चान टियोन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो अपनी मुट्ठी को घूरता हुआ खड़ा रहा। आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। अभी जो थंडर रश फिस्ट मैंने देखी, वही इंस्पिरेशन थी जो मुझे सालों से नहीं मिल रही थी। उसके बिना शायद मैं इस लाइफ में कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। फिर उसे याद आया, ये सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। चान टियोन ने तुरंत प्रिंसिपल को कहा, जल्दी करो, उस स्टूडेंट को ढूंढो। प्रिंसिपल होश में आया और लिटरली दौड़ने लगा। लेकिन जब तक वो उस जगह पहुंचे, वो लड़का जा चुका था। सू होंग के लिए काम ऑलरेडी हो चुका था। चलते हुए उसने सोचा कि सी रैंक मार्शल आर्ट कल्टीवेट करना डी रैंक वज्रा फिस्ट से काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। उसकी थंडर रैश फिस्ट ऑलरेडी परफेक्ट रेल्म तक पहुंच चुकी थी। अब अगला स्टेप था और ज्यादा मार्शल वैल्यू कमाना और जल्दी से एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बनना। हर बार अंडरग्राउंड अरीना जैसी लाइफ एंड डेथ फाइट पॉसिबल नहीं थी। अगर नॉर्मल स्पारिंग से मार्शल वैल्यू मिल सकती तो वो काफी बेटर होता। कुछ ही देर में वो अपनी वर्क प्लेस रेजिंग थंडर डोजो पहुंच गया। अंडर स्टूडेंट्स नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे थे। उसे देखकर किसी ने पूछा, आज कैसे आ गए? सू होंग ने कैजुअली रिप्लाई किया, कुछ खास काम नहीं था, प्रैक्टिस के लिए आ गया। तभी एक जोर का थर्ड हॉल में गूंजा। एक स्टूडेंट हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। उसके ऊपर खड़ा लड़का स्नियर करता हुआ बोला, अगर किसी को लगता है मेरा टीचर अच्छा नहीं सिखाता तो पहले अपनी लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक्सेप्ट करे, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करे। सू होंग ने उधर देखा और पूछा, ये क्या चल रहा है? पास खड़े किसी ने एक्सप्लेन किया, तू रिसेंट में ज्यादा आता नहीं था इसलिए नहीं पता। उस स्टूडेंट का टीचर नया इंस्ट्रक्टर है, बहुत स्ट्रांग है पर नॉर्मल लोगों को नीचा समझता है। ऊपर से उसका डिसाइपल ले यान भी काफी पावरफुल है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और स्टूडेंट को जमीन पर गिरा दिया गया। ले यान नीचे देखकर स्नियर करता हुआ बोला, इस लेवल के साथ तू मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है? इससे पहले बात और बिगड़ी। सू होंग आगे बढ़ा, ले यान की कलाई पकड़ी और कामली बोला, बस इतना काफी है। ले यान ने तुरंत गुस्से से सू होंग को घूरा और पूछा, तू है कौन? अगर दम है तो हाथ छोड़। फिर वो स्नियर करता हुआ बोला कि अगर बात क्लियर करनी है तो अरीना में 1-on-1 सेटल कर सकते हैं। सू होंग जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने शांत आवाज में सीधा अग्री कर दिया। तभी एक आवाज बीच में कट इन हुई, पूछते हुए कि इतना शोर शराबा किस बात का है, और अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। ले एन ने हाथ छुड़ा लिया और कोल्ड स्माइल के साथ बोला, आज तू लकी है। उसे जाते हुए देखकर सू होंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बंदा हद से ज्यादा एरोगेंट था। थोड़ी ही देर में इंस्ट्रक्टर ने बोलना शुरू किया। उसने अनाउंस किया कि आज रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक सिखाने का लास्ट डे है। हमेशा की तरह वो इसे सिर्फ एक बार ही डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने स्टांस ली, उसके चेहरे से क्लियरली दिख रहा था कि उसे यकीन ही नहीं था कि कोई एक ही डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ सीख पाएगा। लेकिन सू होंग बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें पूरी इंटेंसिटी के साथ इंस्ट्रक्टर पर टिकी हुई थी। उसके लिए एक बार काफी था। हर मूवमेंट, हर शिफ्ट, हर एंगल। जब स्पीयर हवा को चीर कर आगे बढ़ी, सू होंग की नजर उसके हर डिटेल को लॉक कर चुकी थी। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही इंस्ट्रक्टर मुड़कर जाने लगा और बोला, तुम लोगों ने कितना सीखा ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। बस फिर क्या था, कंप्लेंट्स तुरंत शुरू हो गईं। कुछ स्टूडेंट्स गाली देने लगे, बोलते हुए कि सिर्फ एक बार का डेमोन्स्ट्रेशन एक स्कैम है। कुछ और लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बैक रो से तो कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन सू होंग बिल्कुल अलग था। उसने ऑलरेडी एसेंस पकड़ ली थी। उसके दिमाग में स्पीयर का मूवमेंट बिल्कुल क्लियर था, जैसे कोई फ्लड ड्रैगन समुद्र को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा हो।
मोमेंटम लगातार लहरों की तरह रोल कर रहा था। उसने एक स्पीयर उठाया और हिलना शुरू किया। बिल्कुल वही मूवमेंट्स, वही फ्लो, परफेक्टली रेप्लिकेट करता हुआ जो उसने अभी देखा था। एक पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक एक्सक्लेमेशंस फूट पड़ी। उसने सच में सीख ली। ये क्या मजाक है? ये तो मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ जेलस और कुछ बिटरली सोच रहे थे कि शायद प्रॉब्लम उनमें ही है, समझने की कैपेबिलिटी ही नहीं। शोर सुनकर लियान वापस आया। स्कॉफ करते हुए उसने पूछा, कौन है जो सपोजिडली सीख गया है? फिर उसकी नजर सू होंग पर पड़ी। उसकी आंखें संकरी हो गईं। स्पीयर का फ्लो स्मूथ था, मोमेंटम नेचुरल था। सच में लग रहा था कि सू होंग ने ग्रास्प कर लिया है। लियान के दिमाग में इंटरेस्ट जाग उठा। ऐसे बंदे को टेस्ट करना मजेदार होगा। आगे बढ़ते हुए उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुझे थोड़े पॉइंटर्स देता हूं। वो स्नॉट करता हुआ अपनी स्पीयर उठाकर घुमाने लगा और स्पीयर का टिप सू होंग की तरफ पॉइंट कर दिया। क्लियरली कह रहा था, आजा। दोबारा बोला कि वो उसे पॉइंटर्स देगा। सू होंग ने बस शांत तरीके से अग्री कर लिया। पास खड़ा कोई स्टूडेंट घबरा गया और जल्दी से बोला, मत जा, लियान का नेचर खराब है पर उसकी स्ट्रेंथ रियल में बहुत ज्यादा है, इंपल्सिव मत बन। सू होंग सिर्फ मुस्कुराया, चिंता मत कर। वो आगे बढ़ा, अपनी स्पीयर उठाई और स्टैंस ले ली। लियान की तरफ देखकर पोलाइटली बोला, मैं गाइडेंस के लिए आभारी रहूंगा। बस ये एक लाइन ही लियान को ट्रिगर करने के लिए काफी थी। वो भड़क उठा, कितना एरोगेंट है तू, और तुरंत अनाउंस कर दिया, मैं तुझे रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक माइक्रो लेवल पर दिखाता हूं। सू होंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। जैसे ही उसने स्पीयर हिलाई, उसने अपना कंट्रोल साइलेंटली एडजस्ट किया, जानबूझकर पावर को सप्रेस कर दिया। प्रोफिशिएंट लेवल। उसका कोई इरादा नहीं था अपना पूरा स्ट्रेंथ रिवील करने का। बस इतना चाहता था कि सामने वाला क्लियरली समझ जाए कि वो कितना रिडिकुलस बिहेव कर रहा है। जैसे ही सू होंग की स्पीयर मूव हुई, लियान फ्रीज हो गया। वो फ्लो, वो मोमेंटम, इसमें कोई डाउट नहीं था। प्रोफिशिएंट लेवल रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक। रियलिटी चाहे जितनी बुरी लगे बदली नहीं जा सकती। सू होंग के मूवमेंट समुद्र की लहरों जैसे लगातार और पावरफुल थे। फॉर्म कंप्लीट होते ही सामने वाला शॉक में जम गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक मार्शल अप्रेंटिस जो अभी ट्रू मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना, उसने रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक को प्रोफिशिएंट लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था। ये वो चीज थी जो कई एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स भी अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था, बिल्कुल रियल। तभी सू होंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। डिफीटेड अ हायर लेवल अपोनेंट, मार्शल वैल्यू +35। सू होंग की आंखें चमक उठी। तो सच में काम करता है। नॉर्मल स्पारिंग से भी मार्शल वैल्यू मिल सकता है। इसका मतलब था कि अब उसे हर बार जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। प्रॉपर कॉम्बैट के थ्रू भी वो स्टेडिली स्ट्रांग हो सकता है। उधर ओपोनेंट का दिमाग पूरी तरह केओस में था। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैंने सालों ट्रेनिंग की और ये इतनी जल्दी यहां पहुंच गया। तो फिर मेरी सारी मेहनत का मतलब क्या था? डिसबिलीफ ने उसे पूरी तरह क्रश कर दिया। बात आगे बढ़ने से पहले सू होंग ने कामली अपनी स्पीयर वापस ले ली और बोला, बस इतना काफी है। तभी इंस्ट्रक्टर वहां पहुंच गया। सिचुएशन देखते ही उसने तुरंत इंटरवीन किया और अपने डिसाइपल को डांट दिया। जब लड़के ने प्रोटेस्ट करना चाहा, इंस्ट्रक्टर का चेहरा ठंडा पड़ गया और बिना हिचकिचाए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अगर तू अपनी फेलियर का सामना भी नहीं कर सकता तो किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट बनने का सोच रहा है? काफी लोगों को अंदर ही अंदर अजीब सी सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। डिसाइपल हमेशा एरोगेंट रहता था। उसे ऐसे हम्बल देखना ऑलमोस्ट रिफ्रेशिंग लग रहा था। फिर इंस्ट्रक्टर की नजर सू होंग पर गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। उसने सिर्फ एक बार टेक्निक दिखाई थी और ये लड़का ऑलरेडी प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच गया था। इंपीरियल कैपिटल के सो कॉल्ड जीनियसेस भी ऐसा नहीं कर पाते। तुम्हारा टैलेंट डरा देने वाला है, धीरे से इंस्ट्रक्टर ने कहा। यह लड़का एरोगेंट हो सकता है पर तुम्हारे जैसे किसी से मिलना भी उसके लिए एक तरह की फॉर्च्यून है। फिर उसने हल्का सा हाथ जोड़कर सू होंग की तरफ नॉड किया। लिटिल ब्रदर, मेरे डिसाइपल का बिहेवियर मेरी टीचिंग की कमी दिखाता है। कृपया हमें माफ कर देना। सू होंग थोड़ा सा स्टन्ड रह गया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि बंदा इतनी जल्दी एटीट्यूड स्विच करेगा। इसका फेस तो पेज पलटने से भी तेज बदलता है। वो मन ही मन सोचते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल गया।
अब थकान ने उसे पकड़ ली थी, लेकिन ये सैटिस्फाइंग एग्जॉशन था। आज उसने एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा पाया। ना सिर्फ थंडर रश फिस्ट और रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक मास्टर की, बल्कि काफी मार्शल वैल्यू भी कमाया। स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के कैंपस से गुजरते हुए वो सब कुछ दिमाग में क्वाइटली रिव्यू करता रहा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जल्दी ही आने वाली थी। अमीर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हाई ग्रेड एलॉय वेपन्स प्रिपेयर कर रहे थे। अगर कंपीट करना था तो उसे भी एक चाहिए था। स्पीयर का फील अभी भी उसके हाथों में था। अब मैं स्पीयर ही यूज करूंगा, उसने डिसाइड किया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। उसकी थोड़ी सी सेविंग्स तो आंट की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी काफी नहीं थी, और एक एलॉय वेपन की प्राइस लगभग 70,000 थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तभी पूरे शहर में एक अनाउंसमेंट गूंज उठी। विल्डरनेस में फिरोशियस बीस्ट ज्यादा अपीयर हो रहे हैं और सिटी लॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट्स को हंट के लिए रिक्रूट कर रहा है, साथ ही जेनरस रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहा है। ये सुनते ही सू होंग समझ गया कि ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका उसे इंतजार था। बाद में जब वो घर लौटा, उसकी आंट हमेशा की तरह बिजी थीं। उसने कहा कि उसे इतना मेहनत नहीं करनी चाहिए और याद दिलाया कि उसने कुछ टाइम पहले ही पैसे दिए थे। उसके अंकल ने कहा कि जब तक वो काम कर सकता है वो सू होंग पर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी कमा पाएगा खुद कमाएगा। सू होंग आया तो दोनों ने उसे प्यार से ग्रीट किया। उसने उन्हें रेस्ट करने को कहा और बोला कि अब पैसे कमाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंकल हंस पड़ा। बोलना अच्छा लगता है, पर मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। आंट भी मुस्कुराई और बोली कि उन्हें जितना हो सके सेव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में सू होंग बिना टेंशन कल्टिवेट कर सके। ये सब सुनकर सू होंग का सीना भारी हो गया। अंकल और आंट इतने सालों से फ्रूगल लाइफ जी रहे थे कि जब तक वो उन्हें वरी फ्री लाइफ नहीं दे देता, वो खुद को थकाना बंद नहीं करेंगे। उस रात रूफटॉप पर खड़े होकर उसने दोबारा अपना स्टेटस पैनल ओपन किया। विल्डरनेस डेंजरस थी। अगर वहां जाना था तो और स्ट्रेंथ चाहिए। उसने डिसाइड किया, जो भी है सब इन्वेस्ट करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बची हुई मार्शल वैल्यू वाइटैलिटी में डाली, एक पावरफुल सेंसेशन उसके बॉडी में सर्ज कर गई। खून गरजने लगा, मसल्स टाइट हो गए और उसका ऑरा और भी डेंस और ऑप्रेसिव हो गया। नंबर बढ़ता गया और आखिर रुक गया 95.2 पर। नाइट स्काई के नीचे खड़े होकर सू होंग पावर को क्लियरली महसूस कर सकता था। सिर्फ उसके प्रेजेंस से ही अब एक फिरोशियस बीस्ट जैसा प्रेशर फील होता था। सिस्टम ने साइलेंटली नोट किया, वाइटैलिटी 95.2। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप और वो एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। 2 दिन बाद रात के लेट टाइम वो ट्रेनिंग हॉल के फ्लोर पर पड़ा था, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। बॉडी का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन आंखें ब्राइट थीं। उसके सारे मार्शल स्किल्स कंप्लीट हो चुके थे। थंडर रश फिस्ट, रेजिंग सी स्पीयर, वज्रा फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम, सब परफेक्टेड। उसने लंबी सांस ली। आखिर कर लिया। 2 दिन की नॉनस्टॉप कल्टीवेशन का रिजल्ट मिल गया था। अब आगे बढ़ने का टाइम था। अगली सुबह वो स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट बेस के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो रुक ही गया। न्यूज में उसे ये जगह कई बार दिख चुकी थी, लेकिन सामने खड़े होकर देखना ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। मार्शल आर्टिस्ट्स हर जगह थे। पूरी स्ट्रीट उनकी पावरफुल प्रेजेंस से भरी हुई थी। आगे बढ़ते हुए सू होंग की नजर एक बड़े पब्लिक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। नॉन रैंक्ड फिरोशियस बीस्ट 300 ब्लू स्टार कॉइन्स। टीयर 1 अर्ली स्टेज फिरोशियस बीस्ट 1000 ब्लू स्टार कॉइन्स। टीयर 1 मिड स्टेज 3000 ब्लू स्टार कॉइन्स। टीयर 1 लेट स्टेज 5000 ब्लू स्टार कॉइन्स। लिस्ट पढ़ते ही सू होंग ने हल्का सा फ्राउन किया। नीचे लिखा रूल और भी ज्यादा शॉकिंग था। सिर्फ फिरोशियस बीस्ट का लेफ्ट ईयर ही प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट होगा, उसके बिना कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कितना प्रिमिटिव सिस्टम है, सू होंग ने मन ही मन सोचा, थोड़ा सरप्राइज होकर कि सिस्टम अभी भी इतना क्रूड है। पास ही काउंटर पर एक आदमी खड़ा था जो कह रहा था, मिस प्लीज कैलकुलेट कर दीजिए, ये सब कितने के होंगे। उसके हाथ में एक सैक था जिसमें क्लियरली सेवर्ड बीस्ट ईयर्स भरे हुए थे। तभी एंट्रेंस पर अचानक एक कमोशन हुआ। कोई जोर से चिल्लाया, साइड हो जाओ, यंग मास्टर ई आ रहे हैं। भीड़ इंस्टिंक्टिवली हट गई। सू होंग ने उधर देखा और एक एरोगेंट फिगर को कॉन्फिडेंटली चलते हुए नोटिस किया। उस आदमी में कुछ अजीब सा फेमिलियर लग रहा था। सू होंग की ब्रोज सिकुड़ गई। वो प्रेजेंस जैसे किसी पहले देखे हुए इंसान की याद दिला रही हो। तब विस्पर्स शुरू हुए। अगर इसका अंकल यहां इंचार्ज न होता तो कब का पिट चुका होता। सुना है कुछ दिन पहले बुरी तरह बीटन हुआ था।
अच्छा हुआ, इसीलिए आजकल लो प्रोफाइल में घूम रहा है। सू होंग चुपचाप सुनता रहा। प्रिल उसने फिर से ऊपर देखा। उसकी नजर उस आदमी से मिली, सिर्फ एक पल के लिए। उस एक पल में ही दोनों के बीच रिकग्निशन फ्लिकर कर गई। हवा थोड़ी सी टेंस हो गई। सू होंग को तब एहसास हुआ, असल खतरा सिर्फ फिरोशियस बीस्ट्स नहीं, बल्कि लोग भी हो सकते हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि हर हाल में कॉशियस रहना होगा। जब वो विल्डरनेस की तरफ निकल रहा था, किसी ने उसे देखकर कमेंट किया, काफी यंग लगते हो, पहली बार अकेले विल्डरनेस जा रहे हो क्या? सू होंग ने बस एक शॉर्ट सा जवाब दिया और चलना जारी रखा। पीछे से वो बंदा सिर हिलाकर मटर करने लगा। एक और इग्नोरेंट किड जो सीधा मौत की तरफ भाग रहा है। विल्डरनेस के अंदर पहुंचकर सू होंग ने सराउंडिंग्स को देखा। जंगल लश और शांत था, ऑलमोस्ट पीसफुल। फिर भी उसने अपनी गार्ड नीचे नहीं होने दी। उसने खुद से कहा, मुझे रिजल्ट्स के साथ ही वापस आना है, खाली हाथ लौटना ऑप्शन नहीं है। 2 घंटे बीत गए जब वो और अंदर तक चला गया। उसने पानी पिया और थोड़ा फ्राउन किया। अभी तक एक भी फिरोशियस बीस्ट नहीं दिखा। उसे लगा शायद आउटर एरिया के सारे बीस्ट्स पहले ही क्लियर हो चुके हैं। इसी सोच के साथ उसने अपनी पेस बढ़ा दी और जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। तब अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसके सामने एक मैसिव फिगर खड़ा था, एक फिरोशियस बीस्ट, बहुत बड़ा, ऑरा हैवी और ऑप्रेसिव, बिल्कुल वैसा ही जैसा बुक्स में डिस्क्राइब किया गया था। सू होंग ने तुरंत पहचान लिया, टियर 1 अर्ली स्टेज फिरोशियस बीस्ट, अज्योर मून वुल्फ। वुल्फ की आंखें ब्लडशॉट थीं, फैंग्स बाहर निकले हुए थे। वो लो ग्राउल के साथ सू होंग को घूर रहा था। क्लियरली वो भूखा था। जैसे ही बीस्ट ने पाउंस करने की तैयारी की, सू होंग ने गहरी सांस ली और खुद को स्टेडी किया। बैटल शुरू होने वाली थी। वुल्फ ने अपने शार्प क्लॉज के साथ अटैक किया, लेकिन सू होंग ने तुरंत साइड में डॉज किया और एक इलेक्ट्रिफाइड पंच सीधा उसके एब्डोमेन में दे मारा। जबरदस्त इंपैक्ट के साथ बीस्ट हवा में उड़ा और एक ट्री से जा टकराया। डल क्रैश के साथ वो जमीन पर गिर गया, ऑलमोस्ट हिलने के लायक भी नहीं बचा। सू होंग वहीं खड़ा रहा। उसकी फिस्ट्स पर अभी भी हल्की इलेक्ट्रिसिटी क्रैकल कर रही थी। उसने अपने कांपते हाथों को देखा, जहां पर पावर अभी भी फ्लो कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि रियल फेरोशियस बीस्ट से फाइट करना उसके लाइफ के किसी भी एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्साइलरेटिंग था। एक ही ब्लो में टियर 1 अर्ली स्टेज बीस्ट को गिरा देना उसका ब्लड एक्साइटमेंट से रश कर गया। अगर ये इतना इजी है, उसने सोचा, तो टियर 1 मिड स्टेज का क्या होगा? जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, एक सडन मूवमेंट ने उसका ध्यान खींच लिया। शैडोज से एक मैसिव फिगर निकला। जंगल में एक लो मेनेसिंग ग्राउल गूंजा। ये बीस्ट और भी बड़ा और ज्यादा डेंजरस था। टियर 1 मिड स्टेज फिरोशियस बीस्ट, रेजिंग ब्लैक बियर। बियर सीधा चार्ज किया, जैसे उसे इजी प्रे मिल गया हो। लेकिन अटैक लैंड होने से पहले ही एक ब्लर सा दिखा। एक लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड पंच ने बियर को सीधा हिट किया और वो जमीन पर धड़ से गिर पड़ा। सू होंग शांत और स्टेडी खड़ा रहा। वो उसी का पंच था जिसने बीस्ट को गिरा दिया। उसने धीरे से सांस छोड़ी। अब उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। अपनी करंट पावर के साथ जब तक उसे टियर 2 फिरोशियस बीस्ट नहीं मिलता, तब तक वो ज्यादा डेंजर में नहीं है। इसका मतलब और 3000 ब्लू स्टार कॉइन्स कंफर्म्ड। इसी थॉट के साथ एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुई। उसकी एक्यूमुलेटेड मार्शल वैल्यू अब ब्रेक थ्रू के लिए सफिशिएंट थी। सू होंग का दिल तेज धड़कने लगा। वो फाइनली मार्शल आर्टिस्ट बनने के बिल्कुल थ्रेशहोल्ड पर था। लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही एक टेरिफाइंग रोर जंगल में गूंज उठा। प्रेशर इतना ज्यादा था कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही सू होंग की स्किन प्रिकल हर गई। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसने रोर की डायरेक्शन में देखा। जो भी था, वो अब तक फेस किए गए सबसे ज्यादा पावरफुल चीज थी। क्यूरियोसिटी और कॉशन के बीच स्ट्रगल हुआ और आखिर क्यूरियोसिटी जीत गई। सू होंग केयरफुली उस डायरेक्शन में बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो एक मैसिव रॉक फॉर्मेशन तक पहुंचा और ऊपर चढ़कर नीचे देखा। जो उसने देखा, उसकी सांस अटक गई। नीचे एक कोलोसल फिगर खड़ा था, टियर 1 लेट स्टेज फेरोशियस बीस्ट, ब्लैक जेड पाइथॉन। उसका ब्लैक स्केल्ड बॉडी बहुत ही मैसिव था और ऑरा टेरिफाइंग। पास ही कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स उससे फाइट कर रहे थे और क्लियरली हार रहे थे। एक के बाद एक सब उड़ते जा रहे थे। सू होंग का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बिल्कुल अलग लेवल का मॉन्स्टर है। तभी उसे एक शार्प डेंजर सेंस फील हुआ। ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली वो साइड में लीप कर गया और बिल्कुल सही टाइम पर।
पाइथॉन का स्पाइक टेल वहीं गिरा जहां वो खड़ा था, जमीन को हिला देने वाली फोर्स के साथ। बीस्ट सैटिस्फाइड नहीं था। सू होंग बैरली लैंड कर पाया था कि उसे फिर से जंप करना पड़ा। एक स्वीपिंग अटैक को नैरोली डॉज किया, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि फिर भी उसे एक जोल्ट लगा। अब उसे समझ आ गया कि ये क्रीचर कितना फास्ट है। खुद को संभालते हुए उसकी नजर पास लड़े एक मार्शल आर्टिस्ट पर पड़ी जो बैडली इंजर्ड था और उठ भी नहीं पा रहा था। अपना दर्द इग्नोर करते हुए सू होंग ने उसका वेपन उठाया। थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहा हूं, वो मटर किया। फिर वो बीस्ट की तरफ पलटा। पाइथन ने अपना मैसिव बॉडी उठाकर जॉज खोल दी। अटैक आने वाला था। सू होंग ने मुश्किल से रोल करके खुद को बचाया। उठते ही उसके दिमाग में एक बात क्लियर थी। नॉर्मली एक टियर 1 लेट स्टेज फेरोशियस बीस्ट को गिराने के लिए मल्टीपल मार्शल आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, और फिर भी वो अकेला इससे फाइट कर रहा था। इसका रीजन सिंपल था। उसकी सारी मार्शल स्किल्स परफेक्टेड स्टेट में पहुंच चुकी थीं। परफेक्टेड वॉइड स्टेप के साथ वो बैटलफील्ड में ब्लर बन गया, बीस्ट के अटैक्स को लाइटनिंग स्पीड से डॉज करता हुआ। फिर उसने काउंटर अटैक किया, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक। स्पीयर सीधा बीस्ट के बॉडी में घुस गया। पाइथन ने एक फ्यूरियस रोर मारा और पेन में वायलेंटली थ्रैश करने लगा। सू होंग ने एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं किया। उसने फिर से अटैक किया। उसके मूवमेंट स्मूथ और प्रिसाइज थे, बीस्ट को फ्रेंजी में डाल देते थे। फिर भी वो जानता था कि एक डिसाइसिव स्ट्राइक लगाना मुश्किल है। बीस्ट का साइज बहुत बड़ा था और फेटल स्पॉट तक पहुंचना इजी नहीं था। इसलिए उसने पेशेंस रखी। बीस्ट को धीरे धीरे वीकन करना जरूरी था। सही ओपनिंग का वेट करना था। तब अचानक पाइथन ने फिर से लैश आउट किया, अपने मैसिव बॉडी के साथ सीधा उस पर क्रैश करते हुए। इसके जवाब में सू होंग ने अपने थंडरस फिस्ट अनलीश किया, परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ। एक्सप्लोसिव फोर्स दोनों अटैक्स के बीच टकराई, शॉकवेव हवा में फैल गई और दोनों थोड़े पीछे हट गए। बैटल अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। सू होंग जानता था कि जैसे ही वो एक सक्सेसफुल स्ट्राइक लैंड करेगा, उसे एक सेकंड भी वहां रुकना नहीं चाहिए। तुरंत पीछे हटना, डिस्टेंस बढ़ाना और अगला ओपनिंग ढूंढना जरूरी था। एक छोटी सी गलती सीधा मौत का इन्विटेशन होती। ऐसे मॉन्स्टर के सामने लड़ने का यही प्राइस था। हर एक्सचेंज के साथ उसकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। इस तरह फाइट करना बहुत एग्जॉस्टिंग था, लेकिन यही सबसे सेफ ऑप्शन भी था। फिर भी जैसे जैसे बैटल लंबी होती गई, सू होंग को महसूस होने लगा कि उसकी स्टैमिना धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन सिर्फ वो ही थक नहीं रहा था। ब्लैक जेड पाइथन की कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी मूवमेंट स्लो हो रही थी और उसकी सांसें रफ और अनइवन हो चुकी थीं। सू होंग को समझ आ गया, बीस्ट भी अपनी लिमिट के करीब पहुंच रहा था। बस थोड़ा और, उसने मन ही मन सोचा। अगर मैं इस पेस को मेंटेन कर पाया तो इसे खत्म कर सकता हूं। उसने खुद को स्टडी किया, नेक्स्ट एक्सचेंज के लिए रेडी होते हुए। उसकी पूरी अटेंशन सामने खड़े बीस्ट पर थी। तब अचानक उसकी स्पाइन से एक डेंजरस चिल नीचे तक दौड़ गई। कुछ गलत है। रिएक्शन देने का मौका मिलने से पहले ही साइड से एक वायलेंट फोर्स उस पर आ गिरी। बैम! सू होंग हवा में उछाल दिया गया। उसका बॉडी जमीन पर जोर से क्रैश हुआ। एक ही पल में उसकी सारी सांस निकल गई। दर्द को इग्नोर करते हुए उसने खुद को रोल करने पर मजबूर किया। मुश्किल से अगला अटैक ब्लॉक कर पाया। फिर भी इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उसकी हड्डियां तक हिल गई। तब उसे समझ आया, वो एम्बुश हो चुका था। लड़खड़ाते हुए खड़ा होता हुआ सू होंग ने गुस्से में पूछा, कौन है? शैडोज से कुछ फिगर्स बाहर आए। उनमें से एक जोर से हंसा, क्लियरली पूरी सिचुएशन का मजा ले रहा था। कॉट ऑफ गार्ड होने का टेस्ट कैसा लगा? उसने टॉन्ट किया। ब्लैक जेड पाइथन हमें हैंड ओवर कर दो, शायद जिंदा रहने दे दें। स्पीकर को पहचानकर सू होंग की आंखें नैरो हो गईं। उसका दिल थोड़ा सा बैठ गया। सच में ट्रबल आ गया है। सू होंग एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका था। चारों तरफ से काफी सारे गूंज ने उसे घेर लिया था और इन सब का उसके साथ पुराना हिसाब था। गूंज का लीडर बोलता है कि जब उसने पहले सू होंग को अकेले शहर छोड़ते हुए देखा था, तब उसे पूरा यकीन था कि सू होंग शहर के बाहर जिंदा नहीं बचेगा। उसका कहना था कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सू होंग इतना लकी निकलेगा। ना सिर्फ वो जिंदा बचा, बल्कि उसने एक हेविली इंजर्ड ब्लैक जेड जायंट पाइथन तक उठा ली। फिर लीडर पास ही पड़ी उस जायंट पाइथन को देखता है, जो खुद भी बुरी तरह इंजर्ड थी और मरने के बिल्कुल करीब लग रही थी। उसे लगता है कि ये उनके लिए एक परफेक्ट मौका है।
सू होंग ये सुनते ही समझ जाता है कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि उसने पाइथन उठाई है तो इसका मतलब है कि ये लोग अभी अभी यहाँ आए हैं। वो नोटिस करता है कि उनमें से पांचों मार्शल आर्टिस्ट्स हैं और नंबर्स का एडवांटेज भी उनके पास है, इसलिए सू होंग जानता है कि सीधा फाइट करना पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक एक एनिमी उसकी तरफ दौड़ता है, फिस्ट टाइट करके चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सू होंग ने यंग मास्टर यी की बात नहीं सुनी? यंग मास्टर यी को ये जायंट पाइथन चाहिए, और फिर पूछता है कि सू होंग अभी तक भागा क्यों नहीं। ये सब देखकर सू होंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने हाथ में ढेर सारी ऑरा चैनल करता है और कहता है कि अभी जो उसे रिपेल किया गया था वो सिर्फ स्नीक अटैक की वजह से था। क्या ये लोग सच में सोच रहे हैं कि वो उनसे लड़ नहीं सकता? अगले ही पल सू होंग सीधा एक पंच मारता है। दोनों की फिस्ट्स कोलाइड होती हैं और एक पावरफुल एनर्जी वेव चारों तरफ फैल जाती है। एनिमी इस सडन अटैक से पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि सू होंग की पावर कितनी टेरिफाइंग है। लेकिन सू होंग यही नहीं रुकता, वो तुरंत उसके फेस पर एक और पंच मारता है जो उसे उड़ाते हुए बाकी सब गूंस के सामने फेंक देता है। लीडर बोल उठता है कि ये पावरफुल वज्र फिस्ट है और ये वही है, मिनोटॉर। वो इस डिस्प्ले से काफी इंप्रेस्ड होता है, लेकिन सू होंग ही उस लीडर को पहचान लेता है, व्हाइट फॉक्स। व्हाइट फॉक्स गुस्से में कहता है कि इतने लोगों के सामने सू होंग ने उसे बेइज्जती का शिकार बना दिया है और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। वो पूरी तरह से भड़क जाता है और तुरंत अपने सब गूंस को ऑर्डर देता है कि सू होंग को मार डालो। सब अपने वेपन्स के साथ सू होंग की तरफ दौड़ते हैं। सू होंग फटाफट अपना स्पीयर उठाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। व्हाइट फॉक्स नहीं चाहता कि वो बचकर निकले, इसलिए वो सबको चेस करने का ऑर्डर देता है। सब जंगल में उसे ढूंढने लगते हैं, हर पॉसिबल हाइडिंग स्पॉट चेक करते हुए। एक गून बोलता है कहीं नहीं मिल रहा, पूछता है वो कहां गया। दूसरा कहता है कि आगे जंगल बहुत डेंस है, एम्बुश का चांस है, सबको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन एक और बोलता है कि इतने लोग हैं, क्या सच में सिर्फ एक बंदे से डरना चाहिए? तभी अचानक एक शैडो इनसेन स्पीड से उसके पीछे फ्लैश होती है। वो तुरंत मुड़ता है और सामने सू होंग होता है। एक पावरफुल पंच के साथ सू होंग उसे उड़ा देता है, सीधा अपने लीडर के सामने। वो बंदा बिल्कुल आउट हो चुका होता है। ये देखकर व्हाइट फॉक्स सोचता है कि सू होंग इतना फास्ट कैसे हो सकता है। सब और गूंस घबरा जाते हैं और तुरंत सर्कल बना लेते हैं। कोई भी नेक्स्ट पंच का शिकार नहीं बनना चाहता। एक बोलता है ये थंडर रश फिस्ट है, 9 एकोज थंडर रश फिस्ट। दूसरा बोलता है कि टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट्स भी इस स्किल को परफेक्ट रेल्म तक नहीं ला पाते। व्हाइट फॉक्स और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन्हें चुप रहने को बोलता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि परफेक्ट वज्र फिस्ट और परफेक्ट थंडर रश फिस्ट दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है। अंदर से वो ऑलरेडी डर चुका होता है। अगर उसे पता होता कि सू होंग अभी एक पेड़ पर छुपा हुआ उन सबको देख रहा है तो वो और भी ज्यादा डर जाता। सू होंग को वो सब छोटे छोटे चूहे लगते हैं, जैसे बिल्ली उनका शिकार कर रही हो। वो सोचता है कि अगर उसने अभी जायंट पाइथन से फाइट करके इतनी वाइटैलिटी लूज ना की होती तो वो इन सबको सीधा क्रश कर सकता था। वो अपना स्पीयर फेंकता है, सोचता है कि फिलहाल एक एक करके ही काम तमाम करना पड़ेगा। स्पीयर पास में गिरता है और सब गूंस डर जाते हैं। जैसे ही सबका ध्यान स्पीयर पर जाता है, सू होंग एक को पकड़ता है, इंस्टेंट स्ट्राइक करता है और फिर से गायब हो जाता है। बचे हुए गूंस पूरी तरह से टेरर में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि साथ रहकर भी बचना नामुमकिन है। वो यंग मास्टर यी से कहते हैं कि लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहां से निकलना ही बेहतर होगा। लेकिन व्हाइट फॉक्स मानने को तैयार नहीं होता। अंदर से डरा हुआ होते हुए भी वो दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है भागना एक मजाक है और आज सू होंग को मारना ही होगा। तभी सू होंग उनके इर्द गिर्द इनसेन स्पीड से घूमने लगता है। वो उसे देख भी नहीं पाते। अचानक बात करते हुए ही सू होंग उनके बीच से गुजर जाता है। व्हाइट फॉक्स कुछ कहने ही वाला होता है कि एक और गून को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया जाता है। फिर सू होंग फिर से छुप जाता है। व्हाइट फॉक्स का डर और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। वो सोचता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। ये उसे बिल्कुल अनरियल लगता है। अगले ही पल सू होंग उसके बिल्कुल पीछे से गुजरता है। व्हाइट फॉक्स तुरंत मुड़ता है, कुछ भी नहीं। वो गाली देता है और कहता है कि सू होंग उसे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो दोबारा मुड़ता है, सू होंग उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है, सोचते हुए कि अब इसकी बारी है। व्हाइट फॉक्स तुरंत रिएक्ट करता है, ऑरा गैदर करता है और चिल्लाता है, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। सू होंग तुरंत डॉज करता है। उसके पीछे का पेड़ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। व्हाइट फॉक्स लगातार अटैक्स करता रहता है, लेकिन सू होंग हर बार बच निकलता है। सू होंग सोचते हैं कि ये मार्शल स्किल काफी हाई ग्रेड लग रही है, शायद बैंक लेवल की हो। उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, शायद फ्यूचर में अपनी स्किल्स में ऐड करे। लेकिन व्हाइट फॉक्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। वो गुस्से में सोचता है कि अगर सू होंग ने उसे नुकसान पहुंचाया तो वो वापस जाकर उसकी पूरी फैमिली को मिटा देगा।
जैसे ही सूहोंग ये सुनता है उसका खून खौल उठता है। फैमिली को थ्रेटन करना उसके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होता है। वो तुरंत व्हाइट फॉक्स की तरफ लपकता है। व्हाइट फॉक्स अपना बैकग्राउंड बताने लगता है। उसका अंकल मार्शल आर्टिस्ट बेस का सुपरवाइजर है, उसका बाप भी पावरफुल है, बट बोल पूरी होने से पहले ही सूहोंग उसके पीछे पहुंच चुका होता है। इस बार सूहोंग कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी पावर दिखाना चाहता है। उसका फिस्ट टेरिफाइंग ऑरा से भर जाता है। फिर वो बोलता है कि उसे व्हाइट फॉक्स का पहले वाला घमंडी चेहरा ज्यादा पसंद था, और फिर एक जबरदस्त पंच सीधा फेस पर। व्हाइट फॉक्स दूर जंगल के अंदर जाकर गिरता है। धूल और धुआं छा जाता है। जब सब सेटल होता है, सूहोंग लाल ऑरा के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे कभी भी उसकी फैमिली का नाम नहीं लेना चाहिए था। जमीन पर पड़ा व्हाइट फॉक्स पूछता है कि सूहोंग इतना स्ट्रांग कैसे है, ये इम्पॉसिबल है। वो चिल्लाता है कि सूहोंग असल में है क्या। तभी पीछे से जायंट पाइथन उसकी आवाज सुनकर उस पर अटैक कर देता है। पाइथन अब अपना पूरा ध्यान सूहोंग पर लगा देता है। सूहोंग समझ जाता है कि फाइट लंबी हो चुकी है और पाइथन ने अपनी स्टैमिना रिकवर कर ली है। अब एडवांटेज पाइथन के पास है। अब सूहोंग पहले जितना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता। सब लोग बुरी तरह पिट चुके थे, इसलिए सबका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। उनमें से एक गाली देता हुआ बोलता है कि ये लड़का बिल्कुल ही अजीब है। दूसरा पूछता है कि यंग मास्टर ई कहाँ है और क्या उसने उस लड़के को खत्म कर दिया। तभी उनकी नजर पड़ती है उसी बंदे पर जिसने उन्हें हराया था, जो दोबारा सीधा उनकी तरफ भागता आ रहा था। सब तुरंत तैयार हो जाते हैं, सोच के कि फिर से फाइट होने वाली है। एक चिल्लाता है कि ब्रैट फाइनली बाहर आ गया। दूसरा कहता है इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सूहोंग का उनसे लड़ने का कोई इरादा ही नहीं होता। वो बस आगे बढ़ता रहता है और शांत आवाज में कहता है रास्ते से हट जाओ। अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है कि सूहोंग इतनी तेजी से क्यों भाग रहा था। उसके बिल्कुल पीछे एक जायंट पाइथन आ रहा होता है और वो भयानक गुस्से में होता है। उस पल कोई भी एक शब्द तक नहीं बोल पाता। पाइथन तुरंत सूहोंग पर अटैक करता है, लेकिन सूहोंग स्पीयर हाथ में लेकर साइड जंप करता है और अटैक डॉच कर लेता है। उनमें से एक बेवकूफ लड़का टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाता और पाइथन उसे पकड़ लेता है। तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है कि एक ओपोनेंट मार्शल आर्टिस्ट इनडायरेक्टली डिफीट हो गया और 30 मार्शल वैल्यू मिल गई। पाइथन फिर दूसरे पर अटैक करता है, जो भी नहीं बच पाता। फिर से वही नोटिफिकेशन आता है, 30 मार्शल वैल्यू और मिल जाती है। सूहोंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि उसे यह एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरीके से भी मार्शल वैल्यू मिलेगी। लेकिन तब तक पाइथन फिर से उस पर अटैक कर चुका होता है। सूहोंग दोबारा जंप करके स्वीपिंग टेल से बच जाता है। पाइथन काफी चालाक होता है और अपने पूरे बॉडी का यूज करके सबको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर भी सूहोंग लगातार डॉज करता रहता है और रुकता नहीं। फाइट और रनिंग के बीच सूहोंग रियलाइज करता है कि इतनी सारी बैटल्स के बाद उसकी मार्शल वैल्यू अब ब्रेक थ्रू के लिए काफी हो चुकी है। वो जंगल के पेड़ों के बीच तेजी से भागता है, जिससे पाइथन और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। चाहे जितनी कोशिश करे वो सूहोंग को पकड़ नहीं पाता। भागते हुए सूहोंग सोचता है कि अगर उसे कोई सेफ जगह मिल जाए जहां वो ब्रेक थ्रू कर सके तो परफेक्ट होगा। तभी उसकी नजर आगे एक छोटी सी केव पर पड़ती है। यह बिल्कुल वही जगह होती है जो वो चाह रहा था। वो कहता है परफेक्ट और सीधा उसकी तरफ भागता है। पाइथन अभी भी उसके पीछे होता है और जैसे ही दोबारा अटैक करने वाला होता है, सूहोंग सीधा केव के अंदर जंप कर जाता है। पाइथन भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैसिव बॉडी एंट्रेंस पर ही अटक जाता है। अब वो बस गुस्से में रोर करता रहता है। सूहोंग शांति से अपना सिस्टम खोलता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। नाम सूहोंग, वाइटैलिटी 96, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल बॉडी 3%। उसकी सारी मार्शल स्किल्स परफेक्ट लेवल पर होती है। रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, थंडर रश फिस्ट, वज्र फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम और वॉइड स्टेप। मार्शल वैल्यू 504। वो सिस्टम को लगातार टैप करने लगता है, खुद से कहता है और फास्ट और फास्ट। वो चाहता है कि सबसे कम टाइम में मैक्सिमम पावर मिल जाए। वो वाइटैलिटी पर फोकस करता है, बार बार टैप करता है और महसूस करता है कि उसके बॉडी के अंदर एनर्जी बह रही है। उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है, जैसे रगों में खून नहीं मैग्मा बह रहा हो। जल्द ही वाइटैलिटी 100 पहुंच जाती है। पाइथन भी महसूस कर लेता है कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। तब एक नोटिफिकेशन आता है, टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक थ्रू कंप्लीट। सूहोंग सोचता है कि आज वो फाइनली एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और ऑरा उसके बॉडी से फूट पड़ता है। पाइथन को देखकर कहता है अब मेरी बारी है। पाइथन को सच में डर लग जाता है और वो पीछे हटने की कोशिश करता है, भागना चाहता है, लेकिन सूहोंग उसे मौका नहीं देता।
वो पूरी ताकत इकट्ठा करके एक जबरदस्त पंच मारता है। केव में फंसा पाइथन बच नहीं पाता। पंच लगते ही वो जोर से दहाड़ता है और हवा में उछल जाता है। सू होंग खुद भी अपनी स्ट्रेंथ पर हैरान होता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता। वो दूसरा वज्र फिस्ट बनाता है, पाइथन की पूंछ पर जंप करता है और उसे फुटहोल्ड बना लेता है। लगातार पंचेस मारता है जब तक पाइथन जमीन पर पटक नहीं जाता। धुआं छा जाता है। जब सब सेटल होता है, सू होंग जाइंट पाइथन के ऊपर खड़ा होता है। उसकी मार्शल वैल्यू और 92 बढ़ जाती है। सू होंग कहता है कि भले ही पाइथन पहले से इंजर्ड था, लेकिन अब वो उसके अटैक्स को हेड ऑन फेस कर सकता है। वो रिवॉर्ड के बारे में सोचता है और कहता है कि नॉर्मली बीस्ट्स का लेफ्ट ईयर काटकर रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन सांप के कान ही नहीं होते। थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है छोड़ो और वापस चल पड़ता है। जंगल अब बिल्कुल शांत हो चुका होता है, सिर्फ तबाही के निशान बचे होते हैं। वो उन लोगों को देखता है जो उस पर गैंग अप कर रहे थे और बोलता है कि उन्हें तो आसानी से छोड़ दिया। चलते हुए वो सोचता है कि क्या उसे वो हाई लेवल मार्शल टेक्निक मिल सकती है जो दूसरे ने यूज की थी। तभी उसकी नजर पड़ती है वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। वो कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो केव के पास रुकता है, आग जलाता है और पाइथन के बॉडी के पास बैठकर टेक्निक पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि उसने इंट्रो कल्टीवेशन मेथड पूरी तरह याद कर ली है। अब वो सिस्टम का यूज करके इसे फास्ट मास्टर करेगा। प्रैक्टिस के दौरान एक क्लोन अपीयर होता है जो बार बार वॉइड ब्रेकिंग फिंगर यूज करता है। फाइट के साथ मास्टरी बढ़ती जाती है। 51%, 63%, 77%, 93%। जल्द ही टेक्निक बेसिक रियम में एंटर करती है, लेकिन सू होंग थक चुका होता है, खांसने लगता है और कहता है कि बी रैंक मार्शल स्किल वाकई बॉडी पर बहुत प्रेशर डालती है। टेक्निक गाइड करता है कि अब किसी मॉन्स्टर पर टेस्ट करो। 3 दिन बाद सू होंग एक जाइंट रोरिंग बियर से लड़ता है। वॉइड ब्रेकिंग फिंगर यूज करके उसे डिफीट कर देता है। बैटल के बाद वो कहता है कि अब ये परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। नोटिफिकेशन आता है, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर मास्टर्ड परफेक्ट लेवल। वो कहता है अब वापस जाने का टाइम आ गया है। मार्शल आर्टिस्ट बेस पर लोग शॉक में होते हैं। कोई 2,30,000 सुनकर हैरान होता है। कोई कहता है थंडर स्क्वाड कितनी फियर्स है। रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है 72 इनिशियल स्टेज, 83 मिडिल स्टेज, 17 हाई स्टेज बीस्ट्स। टोटल रिवॉर्ड 46,000 ब्लू स्टार कॉइन्स। सू होंग सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही शिकार कर लिया और ये काफी कंस्पिक्यूअस हो गया है। वो होप करता है कि कोई मुसीबत ना आए। तभी हंगामा मचता है। यी की बेस का इंचार्ज और यांग का अंकल अपीयर होता है। वो बेस लॉकडाउन का ऑर्डर देता है। वो अनाउंस करता है कि उसका नेफ्यू और उसके साथ के 4 मार्शल आर्टिस्ट मर चुके हैं। क्राउड शॉक में आ जाता है। यी की कहता है कि यांग के पास से बी रैंक मार्शल स्किल मिसिंग है और सबकी सर्च होगी। सू होंग सोचता है कि बॉडीज देखकर लगता है कि सब पाइथन ने मारा, इसलिए उस पर शक नहीं आना चाहिए। लेकिन जब यी की सीधा उसकी तरफ आता है और फेक स्माइल के साथ प्रेज करता है, तो सू होंग महसूस करता है कि बात बिगड़ सकती है। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से सू होंग सोचता है कि अगर बात हद से बढ़ी तो क्या मैं इस आदमी को भी गिरा सकता हूं। उस आदमी का बाप आगे आता है और बोलता है कि उसने सुना है सू होंग ने अकेले ही 4 लाख क्रेडिट्स के फेरोशियस बीस्ट्स को मार गिराया था, जो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन उसके पास खड़ी औरत तुरंत सवाल उठा देती है। वो कहती है कि सू होंग ज्यादा से ज्यादा रैंक 1 अर्ली स्टेज जैसा लगता है और पूछती है कि वो इतने सारे बीस्ट्स कैसे मार सकता है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने यंग मास्टर योंग का शिकार लूट लिया होगा और तुरंत उसकी तलाशी लेने का ऑर्डर देती है। जैसे ही वो ये कहती है, 2 भारी भरकम आदमी जिनके हाथों में आग जमा हो रही होती है, सू होंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक उसे वार्निंग देता है कि रेजिस्टेंस मत दिखाना वरना बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगले ही पल उनमें से एक महसूस करता है कि एक स्पीयर सीधा उसके सिर पर पॉइंटेड है। वो गुस्से में पूछता है कि सू होंग क्या कर रहा है। सू होंग बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है कि कुछ नहीं, और स्पीयर को वहीं स्टडी रखता है। आदमी शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो ये भी ट्रैक नहीं कर पाया कि सू होंग ने स्पीयर इतनी तेज कैसे निकाल ली। फिर सू होंग कामली कहता है कि वो स्टार सिटी हाई नंबर 1 का स्टूडेंट है और पूछता है कि क्या वो सच में उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। ये सुनकर आदमी का बाप हेजिटेट करता है। उसे याद आता है कि नंबर 1 का प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को लेके कितना प्रोटेक्टिव होता है और उसे ऑफेंड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। साथ ही सू होंग अभी भी काफी सस्पिशियस लग रहा था। अगर ये लड़का सच में इतने बीस्ट्स का शिकार कर चुका है तो वो एक जीनियस है, और अगर गलती से उन्होंने उसे ऑफेंड कर दिया तो वो प्रॉब्लम वर्थ नहीं होगी। वो एक आदमी के कंधे पर हाथ रखता है, उन्हें रोकने का सिग्नल देता है और आगे बढ़ता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके भतीजे पर अटैक हुआ था और उनकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक चुरा ली गई है, इसलिए उसे कल्प्रिट ढूंढना ही पड़ेगा। वो कहता है कि उम्मीद करता है सू होंग कोऑपरेट करेगा। सू होंग जवाब देता है कि वो बस यही चाहता है कि गलत आदमी पर इल्जाम न लगे।
आदमी फिर 10,000 क्रेडिट्स कॉम्पनसेशन के तौर पर ऑफर करता है और पूछता है क्या ये ठीक है। सू होंग काउंटर करता है 30,000 क्रेडिट्स के साथ। उसके मन में होता है कि योंग को जाइंट पाइथन ने मार दिया था और जब तक उन्हें टेक्निक नहीं मिलती वो उस पर कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। आदमी डील मान लेता है। सू होंग अपने हाथ फैला देता है और तलाशी के लिए रेडी हो जाता है। तलाशी के दौरान औरत उसका बैग चेक करती है। सू होंग कहता है कि ध्यान से सर्च करें क्योंकि वो किसी भी तरह का फॉल्स एक्यूजेशन नहीं चाहता। जब तलाशी खत्म होती है आदमी रिपोर्ट करता है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। आदमी सर हिलाता है। सू होंग को 30,000 क्रेडिट्स देने का ऑर्डर देता है और उसे जाने देता है। सू होंग मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ उसने सब क्लीन कर दिया था, वरना आज बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती थी। फिर वो आदमी बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि सर्च जारी रखें और जब तक सब क्लियर ना हो जाए कोई भी जा नहीं सकता। सू होंग वहां से निकलते हुए अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचता है। वो पहले शावर और क्लोथ्स चेंज करेगा, फिर मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन जाकर असेसमेंट के लिए रजिस्टर करेगा। उसे पता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक गाइडेंस टेक्निक हासिल करनी होगी। मार्शल आर्टिस्ट बेस के अंडरग्राउंड होटल में सू होंग अपना सिस्टम चेक करता है और कहता है कि उसके पास 534 मार्शल पॉइंट्स हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से वो वर्ल्ड शैटरिंग फिंगर ट्रेन कर रहा था और बीस्ट्स हंट कर रहा था, इसलिए पॉइंट्स यूज ही नहीं कर पाया। स्टेटस स्क्रीन पर दिखाता है नेम सू होंग, वाइटैलिटी 103+, स्पिरिट 23+, फिजिक मॉर्टल फ्रेम 6%, मार्शल आर्ट्स वॉइड शैटरिंग फिंगर, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, थंडर क्लैप फिस्ट, वज्रा फिस्ट और फ्लोटिंग लाइट पाम और वॉइड स्टेप सब परफेक्शन पर। मार्शल पॉइंट्स 534। सू होंग सोचता है कि रैंक 1 अर्ली स्टेज के लिए 100 वाइटैलिटी चाहिए होती है, जबकि मिड स्टेज के लिए 200। अगर वो सारे पॉइंट्स वाइटैलिटी में डाल दे तो 53.4 बढ़ सकती है और वो सिर्फ 40 पॉइंट्स शॉर्ट रह जाएंगे मिड स्टेज से। लेकिन उसे याद आता है कि उसने अभी तक स्पिरिट और मॉर्टल फ्रेम अपग्रेड ही नहीं किए। वो पहले स्पिरिट अपग्रेड करना शुरू करता है। 0.1 बढ़ता जाता है, लेकिन अपग्रेड के बाद उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। फिर वो मॉर्टल फ्रेम अपग्रेड करता है। जैसे ही वो 0.1 बढ़ाता है उसे तुरंत पावर का चेंज फील होता है। स्ट्रेंथ क्लियरली इंक्रीज हो रही होती है तो वो और भी डालने का डिसीजन लेता है। जल्दी ही उसके मार्शल पॉइंट्स 0 हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मॉर्टल फ्रेम के लिए इतना काफी है और 200 मार्शल पॉइंट्स वाइटैलिटी में डाल देता है। अब उसकी फिजिक दिखाती है मॉर्टल फ्रेम 36.1। बचे हुए पॉइंट्स वो स्पिरिट में डाल देता है। जैसे ही वो स्पिरिट अपग्रेड करता है उसके आसपास एक मैसिव रेड ऑरा फूट पड़ता है। सू होंग महसूस करता है जैसे उसके अंदर एंडलेस पावर भर रही हो। कुछ टाइम बाद उसका बॉडी नॉर्मल हो जाता है। वो रिलीफ की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ वो नॉर्मल हो गया, वरना अगर वो मसल बाउंड फॉर्म में अटका रहता तो लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता। 1 घंटे बाद स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में, जो काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और टॉल बिल्डिंग से घिरा हुआ है, सू होंग पहुंचता है और कहता है कि वो असेसमेंट के लिए आया है। रिसेप्शन पर बैठी औरत कहती है कि कोई स्टाफ मेंबर उसे गाइड करेगा। रास्ते में स्टाफ मेंबर पूछता है कि सू होंग काफी यंग है और क्या ये उसका पहला असेसमेंट है। वो एक्सप्लेन करता है कि रैंक 1 पास करने के लिए वाइटैलिटी कम से कम 100 और कॉम्बैट पावर 1000 से ऊपर होनी चाहिए, और फिर उसे गुड लक विश करता है। आसपास लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। कोई कहता है लड़का अकेला आया है, कोई मास्टर भी नहीं है, कोई बोलता है ये सिर्फ एज की वजह से टेस्ट देने आया होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि पैंगा की वाइटैलिटी 102 है और कॉम्बैट पावर 992 है, इसलिए वो फेल हो गया है। पैंगा गाली देता है और कहता है कि वो बस थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। फिर ली मिंग का नाम अनाउंस होता है, वाइटैलिटी 105 पास। जब वो पंचिंग मशीन पर पंच मारता है और 1736 स्कोर आता है, सब इंप्रेस हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये ऑलमोस्ट रैंक 1 मिड स्टेज के लेवल का है। कोई पहचान लेता है कि ये रेजिंग थंडर के जैन मिंग का डिसाइपल है, इसलिए इतना टैलेंटेड होना ऑब्वियस है। जल्दी ही स्टाफ मेंबर सू होंग को बुलाता है। जैसे ही सू होंग टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है, उससे पहले वाला बंदा सोचता है कि इतनी कम एज में असेसमेंट देना मतलब ये जीनियस होगा, लेकिन फिर भी सोचता है कि सू होंग इससे कैसे कंपेयर करेगा। तभी क्राउड शॉक में आ जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि सू होंग की वाइटैलिटी 123 है और वो पास हो गया है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि मशीन खराब तो नहीं है। वो एरोगेंट बंदा भी शॉक हो जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर सोचता है कि वाइटैलिटी सब कुछ नहीं होती, असली चीज कॉम्बैट पावर होती है। कॉम्बैट पावर टेस्ट स्टार्ट होता है। सू होंग पंचिंग मशीन के सामने खड़ा होता है। वो सोचता है कि उसका फिजिक ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है, इसलिए स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है। वो पहले 40% पावर यूज करने का सोचता है, लेकिन फेल होने के रिस्क के चक्कर में 50% डिसाइड करता है। जैसे ही वो पंच मारता है, मशीन सीधा दीवार में जाकर टूट जाती है। पूरा हॉल सन रह जाता है।
लोग शौक में बोलते हैं कि बिना किसी मार्शल आर्ट के इतनी पावर कैसे हो सकती है। कोई कहता है कि रैंक 1 हाई स्टेज का स्टैंडर्ड कॉम्बैट पावर सिर्फ 3000 होता है और ये तो उससे भी ऊपर है। बाद में एक ऑफिस में वू लिंग सेन दिखाई जाती है, जो स्टार सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। वो कंप्लेन कर रही होती है कि योंग सिटी ब्रांच हर दिन अपने जीनियस के बारे में ब्रैग करता रहता है। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और बोलता है कि असेसमेंट में एक मॉन्स्टर आ गया है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक रैंक 1 अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने सिर्फ रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से टेस्टर उड़ा दिया और कॉम्बैट पावर 3000 टच कर गई। वू लिंग सेन भी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद यही वो जीनियस है जिसका उसे इंतजार था। मीनवाइल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के सेंट्रल हॉल में काफी लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई आपस में बात कर रहा था, कोई गार्ड ड्यूटी पर खड़ा था, कोई जख्मी लोगों को सहारा दे रहा था और कुछ लोग बस आसपास का सीन देख रहे थे। दो लोग बात कर रहे थे, तब उनमें से एक बोला, मैं पहले ब्रदर सू होंग को सेकंड फ्लोर ले जाता हूं, वहां उसकी मार्शल आर्टिस्ट आइडेंटिटी रजिस्टर करवा देंगे, उसके बाद अलाउंस लेने चलते हैं। सू होंग ने तुरंत शुक्रिया कहा, लेकिन उसी वक्त एक और आदमी बीच में आ गया और बोला, सू होंग का काम यहीं खत्म हो गया है, अब मैं खुद इसे हैंडल करूंगी। यह सुनकर पहले वाला आदमी शॉक हो गया। उसने हैरानी से कहा, प्रेसिडेंट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप खुद क्यों आई हो? उस पर उस औरत ने शांत आवाज में कहा, यह मैटर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर उसने सू होंग की तरफ देखा और कहा, तुम ही सू होंग हो, राइट? फिर उसने अपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं वू लिंग शियान हूं, स्टार सिटी ब्रांच की मार्शल डाओ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, मेरे साथ चलो। सू होंग ने तुरंत सिर हिला दिया, जी प्रेसिडेंट। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि ये ही स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। उसने सुना था कि वू लिंग शियान 8 ईयर रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन जो इमेज उसके दिमाग में थी, रियलिटी उससे काफी डिफरेंट निकली। बाद में प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर दोनों सामने बैठ गए। वू लिंग शियान बोली, तुम स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, राइट? ली चांगशन ने तुम्हारे बारे में मुझसे कंप्लेन भी की थी। सू होंग थोड़ा टेंस हो गया। प्रेसिडेंट आगे बोली, वो काफी गुस्सा था। इस साल स्कूल से सिर्फ 2 ऑर्डिनरी टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट्स निकले और तुम जैसे जीनियस को उन्होंने मिस कर दिया। सू होंग ने हिम्मत करके पूछा, प्रेसिडेंट, आप मुझे यहां क्यों लाई हो? मैं तो बस मार्शल आर्टिस्ट रजिस्टर करने, अलाउंस लेने और गाइडेंस टेक्निक लेने आया था। वू लिंग शियान ने हाथ हिलाकर कहा, रिलैक्स करो, तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट आईडी और मंथली अलाउंस ऑलरेडी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैंडल कर चुके हैं। रही बात गाइडेंस टेक्निक की, वो मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी। ये कहकर वो खड़ी हो गई और पूछा, तुम्हें गाइडेंस टेक्निक्स के बारे में कितना पता है? सू होंग ने थोड़ा सोचा और बोला, टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से हेवन एंड अर्थ का स्पिरिचुअल की अलग अलग एट्रीब्यूट्स का होता है। गाइडेंस टेक्निक उस स्पिरिचुअल की को अब्सॉर्ब करके बॉडी स्ट्रांग करने का मेथड होता है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए डिफरेंट गाइडेंस टेक्निक्स होती हैं। प्रेसिडेंट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर आग की लहर उभर आई। वो बोली, टेक्स्ट बुक गलत नहीं है, लेकिन गाइडेंस टेक्निक सिर्फ कल्टीवेशन मेथड नहीं होती। जैसे मैं हेवनली फ्लेम गाइडेंस टेक्निक कल्टीवेट करती हूँ, ये फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल की अब्सॉर्ब करती है। बॉडी स्ट्रांग होने के साथ साथ मेरे अटैक्स में फायर एट्रीब्यूट की लीथैलिटी भी आ जाती है, और अगर कोई एट्रीब्यूट को बॉडी के बाहर रिलीज कर सके तो अटैक रेंज भी बढ़ जाती है। वैसे टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए फिस्ट पर एट्रीब्यूट लपेटना तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा भी एट्रीब्यूट कैरी कर पाओ वही काफी इंप्रेसिव है। सू होंग ने सरप्राइज से कहा, तो गाइडेंस टेक्निक्स अटैक में भी यूज हो सकती हैं? मुझे तो लगता था ये सिर्फ कल्टीवेशन के लिए होती है, टेक्स्ट बुक्स में ये सब कभी बताया नहीं। प्रेसिडेंट मुस्कुराए। हेवन एंड अर्थ के स्पिरिचुअल की के 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, थंडर और विंड। अटैक पावर के हिसाब से देखा जाए तो थंडर सबसे ऊपर है, फिर मेटल और फिर फायर। लेकिन कोई भी गाइडेंस टेक्निक कल्टीवेट कर पाना टैलेंट और कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता है। सू होंग ने सिर हिला दिया, समझ गया, मतलब कोई भी जो चाहे वो गाइडेंस टेक्निक नहीं सीख सकता। प्रेसिडेंट ने क्रिस्टल बॉल निकाला। ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, जितनी ज्यादा ग्लो उतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी। ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट 20 to 30% तक होते हैं, मैं खुद 80% हूं, जो ऑलरेडी काफी रेयर माना जाता है। लेकिन तुम जैसे जीनियस के लिए मुझे लगता है 90% से ज्यादा होगा। फायर गायब हो गई और सू होंग ने क्रिस्टल बॉल पकड़ ली।
वो सोच रहा था कि प्रेसिडेंट वू इतनी यंग एज में टियर 5 बन गई, और अगर वो 80% पर हैं तो अगर मैं 90 क्रॉस कर गया। अचानक क्रिस्टल बॉल बहुत तेज चमकने लगा। प्रेसिडेंट चिल्ला उठी, ये तो फुल हो गया, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। तुम्हारी फायर एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी 100% है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? वो सू होंग के और पास आ गई। सू होंग नर्वस होते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट ने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है तुम फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल की का 100% अब्सॉर्ब कर सकते हो बिना एक बूंद भी वेस्ट किए। मैं 80% पर हूं, मतलब 20% लॉस होता है, फिर भी मैं टीयर 5 बनी और प्रेसिडेंट हूं। तुम्हारा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर तो छोड़ो, तुम मुझसे काफी ऊपर जाओगे। सू होंग और ज्यादा नर्वस हो गया। प्रेसिडेंट ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिटिल स्टार सिटी से मैजिक सिटी इंपीरियल कैपिटल जैसे मॉन्स्टर निकलेंगे। इसी बीच सू होंग सोच रहा था, फायर अच्छा है लेकिन मुझे तो थंडर एट्रीब्यूट ज्यादा पसंद है। तभी क्रिस्टल बॉल दोबारा चमक उठा, इस बार बिजली की तरह। प्रेसिडेंट का चेहरा सफेद पड़ गया। सू होंग बोला, लगता है मेरी थंडर एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी भी 100% है। प्रेसिडेंट बिल्कुल चुप हो गई। फायर और थंडर दोनों 100%? ये कोई मजाक तो नहीं? अचानक ग्लोब फिर बदला, विंड एट्रीब्यूट। सू होंग ने कामली कहा, विंड भी 100% लग रही है। प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई। ये पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ फुल है, 100%। मैं सपना तो नहीं देख रही। कुछ देर बाद वो काउच पर गिर सी गई। वो सोच रही थी कि खुद को कभी टॉप जीनियस समझती थी। 30 साल की एज में टियर 5 होना फीनिक्स फेदर्स और यूनिकॉर्न हॉर्न्स जैसा रेयर है, लेकिन सू होंग जैसे मॉन्स्टर के सामने वो भी नॉर्मल लगने लगी। सू होंग ने कैजुअली कहा, एक्चुअली सारे 7 एट्रीब्यूट्स 100% हैं। सिर्फ थंडर कल्टीवेट करना और बाकी 6 छोड़ देना थोड़ा वेस्ट लगता है। प्रेसिडेंट, क्या आप मुझे सारे 7 गाइडेंस टेक्निक्स दे सकती हैं? प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली। ह्यूमन एनर्जी लिमिटेड होती है, चाहे टैलेंट कितना ही हो, 1 या 2 एट्रीब्यूट्स बेस्ट होते हैं। पहले भी एक बंदा था जिसने 7 कल्टीवेट करने की कोशिश की, डेकेड्स बाद भी टियर 1 ही रहा। सू होंग बोला, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा, पहले सब ट्राई करना चाहता हूं। प्रेसिडेंट ने सीरियस टोन में कहा, बस एक बात याद रखना, अपना टैलेंट वेस्ट मत करना। फिर उसने पूछा, तुम्हारे स्कूल का मंथली एग्जाम आ रहा है ना? सू होंग ने हाँ बोला। प्रेसिडेंट ने बताया, ऑल 11th बैटलफील्ड में टेंशन बढ़ रही है। वॉर ऑफ 10,000 रेसेस फिर से आ सकती है, इसलिए नेशंस ने जीनियस ट्रेनिंग कैंप बनाया है। अगर तुम मंथली एग्जाम में फर्स्ट आए तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगी। सू होंग को अपना पास्ट याद आ गया, वो जंग जिसमें उसने अपने माँ बाप खो दिए थे। उसने दिल में कसम खाई, इस बार मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। रात को घर आकर सू होंग ने अंकल आंटी को सब बताया। उन्होंने रो रो कर कहा, हमारा लिटिल होंग सच में सफल हो गया। सू होंग ने कहा, टियर 1 का अलाउंस 10,000 होता है अंकल, अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अंकल ने कहा, अब तू ही घर का पिलर है। रात को मेडिटेट करते वक्त सू होंग की आंखें लाल हो गईं, उसके फिस्ट से धुआं निकलने लगा। वो सोच रहा था, क्या ये गाइडेंस टेक्निक का बेसिक लेवल है? तब उसके सिस्टम पैनल में गाइडेंस टेक्निक कॉलम दिखा, लेवल 1। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, गाइडेंस टेक्निक्स भी लेवल अप होती हैं, और अगर सिर्फ मैं ही लेवल अप कर सकता हूं, मतलब मैं सोलो लेवलिंग कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।